वेलकम बैक मेरे फ्यूचर सीएज। हम आ चुके हैं नई वीडियो लेके आपके लिए। अब देखो हमने पार्ट वन, जो हमारा पार्ट वन था जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग चैप्टर्स कवर किए टिल बिजनेस साइकिल्स, पहले 5 चैप्टर वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आएंगे नेशनल इनकम के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इस चीज़ को छोड़ देते हैं एग्जाम से पहले, इसको बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है सर समझना इस चीज़ को, तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं कवर, या हम इसको स्किप कर रहे हैं जितना हमें समझ नहीं आ रहा है। तो फॉर दैट ओनली मैं एक लाया हूँ, प्रॉपर आपको क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे हम जीडीपी, एनडीपी कैसे हम बदलेंगे उस चीज़ को, क्या करना है, हम सबको ईच एंड एवरीथिंग इसको समझेंगे विद प्रैक्टिकल्स। थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं करते यार आप लोग, देख लेते हो, लाइक किया करो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ यार अपने। हमारे लिए मोटिवेशन लाओ यार, हम टीचर्स भी आपके लिए मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं कि हाँ भाई हम भी चाहते हैं कि आपको वीडियोस मिले, तो लेकिन हमारे अंदर भी मोटिवेशन होनी चाहिए, अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। कमेंट डाउन करो कि हाँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या फंस रहे हो, कहाँ पर इशू आ रहा है, वो चीज़ भी लिखा करो। इसको मैं वापस कनेक्ट कर लेता हूँ। बहुत दिक्कत दे रहा है यार ये आजकल, इसकी दिक्कत बहुत आ रही है मेरे को। ठीक है, चलो। हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है ना, नई वीडियोस आते रहे, अपडेट मिलता रहे आपको। बेल आइकन दबाओगे, टिंग टिंग करोगे, जैसे वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम को। देखो अब नेशनल इनकम है क्या सर, इस चीज़ को हमने पूरा ध्यान से समझना है। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रूरी है जानना जीडीपी क्या है हमारी। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? जब आपको जीडीपी पता चल जाएगी ना, आपको सब कुछ आसान हो जाएगा। जीडीपी क्या होता है? देखो हमारा ये इंडिया है, एग्जाम्पल लो। सॉरी डायग्राम में ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा इंडिया आ जाएगा ऐसे, ये ऐसे गए नीचे हम लोग, ये गुजरात ऐसे आ गए, ये पूरा सब। अब इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी इंडिया प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वो हमारे देश की जीडीपी है। मतलब कितना हमने आउटपुट बनाया, चाहे वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हमारा केरला हो, चाहे वो JNK हो, ये सबको इंक्लूड करके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कुछ इंक्लूड करके जीडीपी हो गया। इंडियन टेरिटरी के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ अ कंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? तो जीडीपी क्या है? इट इज अ वैल्यू ऑफ फाइनल, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन कंट्री विद इन अ गिवन पीरियड। मतलब कि एक साल के अंदर मैंने देश में 50,000 का सामान बनाया, तो मेरे देश की जीडीपी 50,000 है। दैट इज जीडीपी। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड द वैल्यू ऑफ सर्विसेज, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ दिस इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। देखो हर चीज को निकालने के दो तरीके हैं, या आपको मैं बोलूंगा या फैक्टर कॉस्ट पे या फिर मार्केट प्राइस पे। दोनों में फर्क क्या? देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर कॉस्ट सर? हमने पढ़े फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर इन सबको हिसाब लगा के मैं बोलता हूँ मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये पड़ी है, इस हिसाब से मेरे को 10 रुपये पड़ा, तो ये मेरा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है प्राइस। अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँ कि मैं जीडीपी एफसी मेरा ये है, फैक्टर कॉस्ट मेरा वैल्यू ये है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मार्केट प्राइस, मतलब कि मैंने इसके अंदर प्रॉफिट भी जोड़ा अपना, ये 10 रुपये की चीज़ टोटल 5, एमआरपी 15 रुपये है इसकी एमआरपी, ये सब कुछ जोड़ के अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगा मार्केट प्राइस के ऊपर मेरा जीडीपी कितना है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट, इसका निकालने का तरीका भी बताऊंगा। पहले मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मैं आपको कोई चीज़ बोलूँगा कि मैं बोलता हूँ जीडीपी एफसी, क्या हुआ कि सर फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट या मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एफओपीस के हिसाब से इस गुड या सर्विस की इतनी कॉस्ट पड़ी है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो मैं बोलूँगा जीडीपी एफसी है ये। अगर मैं बोलूँगा सर मार्केट प्राइस के हिसाब से, जीडीपी एमपी, मार्केट प्राइस के हिसाब से सारा कुछ जोड़ के, प्रॉफिट सब कुछ जोड़ के मैंने जो बात की गई है वो मेरी मार्केट प्राइस का जीडीपी है सर। चाहे मैं जीडीपी बोलूँ, एनडीपी बोलूँ, चाहे मैं जीएनपी बोलूँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलो भाई अब हम पहले जीडीपी को ही समझते हैं अच्छे से। मैंने आपको बताया जीडीपी क्या है। एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना हमारे देश का ये हिस्सा है पूरा, इसके अंदर मैं कुछ भी आउटपुट बनाऊंगा, उसकी जो फाइनल वैल्यू है
चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, उसका मतलब है वो जीडीपी है इस देश की। ठीक है, अब जीडीपी के ऊपर ना दो कंसेप्ट की बात आती है। एक आता है हमारा, हम बड़ी बारी पढ़ते हैं, नॉमिनल, एक आता है रियल। इस चीज़ को देखेंगे अब हम लोग कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। देखो बच्चों, एक टेबल मैंने बनाया हुआ, इस टेबल को ध्यान से देखो। अब टेबल को मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको और आसानी हो। ऑलराइट, चलो, ये दिए हुए हैं हमको ईयर 2016, 17, 18, ये प्राइस है, ये क्यू फॉर क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी निकालने का, रियल जीडीपी निकालने का तरीका बताया हुआ है। एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं, निकाल के दे दो। तो इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज समझो कि सबसे पहले हमको ये समझना है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी फर्क क्या है। नॉमिनल जीडीपी क्या है बच्चों, देखो अब ध्यान से इस टेबल को देखोगे ना, मैंने क्या किया है, देखो 10 इंटू 10 100, 15 इंटू 10 150, 20 इंटू 15 300। ये नॉर्मल जीडीपी मेरी क्या कह रही है, ये कह रही है हर साल प्राइस और क्वांटिटी को लो ऑफ ईच ईयर, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपकी नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगी। तो सर ये इतना आसान तरीका था जब, तो फिर रियल जीडीपी का कंसेप्ट क्यों दे दिया सर? इकोनॉमिस्ट क्या चाहते हैं? बेटा देखो, अब मेरी बात सुनो, दो लोग हैं, ठीक है, एक का नाम है करण, एक का नाम है कन्नू, दो लोग आ गए। इन दोनों ने क्या कहा कि सर देखो, करण क्या करता था, इस साल करण ने 10 रुपए का सामान 50 चीजें निकाली, 500 रुपया जीडीपी पे कंट्रीब्यूट किया। इसी कन्नू ने भी ना 10 रुपए का सामान 50 रुपये, इसने भी 500 रुपये किया, तो जीडीपी देश की हो गई 1000 रुपये। हाँ सर, अगले साल क्या हुआ, अब जीडीपी बढ़नी है, अगले साल हुआ हमारी जीडीपी ना 3000 हो गई है। कैसे हुई? करण जो था, करण हो गया लेजी, करण ने बोला भाई सीधी बात है, इस साल में ना प्राइस मेरा 20 रुपये था, मैं काम करता हूँ, मैं 50 ही चीज़ें बनाता हूँ, मैं 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ। लेकिन जो कन्नू था उसने बोला नहीं भाई, मैं 20 रुपये के अपना आउटपुट बढ़ाऊंगा, मैं मेरा आउटपुट ज़्यादा हो, मैं क्या करता हूँ, मैं 20 रुपये के ऊपर मैं 100 चीज़ बनाता हूँ, मैं 2000 कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा। इसका मतलब क्या है यार, करण ने तो अपनी जीडीपी सिर्फ थोड़ी सी इंक्रीज की, इसने तो बहुत इंक्रीज कर ली यार, इसका आउटपुट ज़्यादा क्यों आया? ठीक है ना, तो ये चीज़ बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को नहीं कंसीडर करो आप। ये बोलता है कि हाँ भाई नॉमिनल जीडीपी क्या है, हर साल प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, हमें नहीं पता चल रहा है कि कितना कंट्रीब्यूशन हर एक बंदे का है। इसमें हमें ये नहीं पता कि कितना कंट्रीब्यूशन ये जो क्वांटिटी में है, कितना कंट्रीब्यूशन किसने किया है, ये नहीं पता हम लोगों को। हमने बस जीडीपी निकाली, वो है नॉमिनल जीडीपी। उसी जगह एक आ गया कंसेप्ट रियल, वो कहते हैं नहीं यार ये तो गलत तरीका है। एक हो सकता है कि एक बंदा बोले कि मैंने 300 जीडीपी करनी है देश की, एक बंदे ने 1 रुपया डाला है, एक बंदे ने 100 रुपया डाला है, एक बंदे ने डाला है हमारा समझ लो 199। यार ये तो गलत है ना यार, ये 1 रुपया क्यों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना थोड़ा, ये ज़्यादा वैल्यू अपलोड कर रहे हैं, इतनी आउटपुट निकाल। उसी जगह बात है रियल जीडीपी की, रियल जीडीपी वाला बोलता है भाई सही बात है, ये गलत बात है, तुम एक काम करो, तुम ना एक बेस ईयर बनाओ। हम ना इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम बोलेंगे जो प्राइस है ना, हम एक बेस ईयर का ले लेते हैं। बेस ईयर मतलब एक ईयर हम डिसाइड कर लेते हैं, उस हिसाब से हम इस साल की क्वांटिटी, हर साल की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमको पता चलेगी रियल जीडीपी कितनी आई है हमारे देश की। प्राइसेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करेंगे, रियल जीडीपी निकालेंगे। तो इधर देखो, अब एग्जांपल में 2016 को इन्होंने लिया बेस ईयर एक, उसका प्राइस ले लिया। पहले साल इन्होंने किया, ये देखो 10 इंटू 10 100, अगले साल 10 इंटू 10 100 ही हुआ, मतलब कि क्वांटिटी इंक्रीज ही नहीं हुई है। तीसरे साल देखा क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, 150 हो गई, रियल जीडीपी अब राइज की है। इससे हमें पता चलता है कि नॉमिनल जीडीपी वो ये नहीं देखती कि प्राइस हुआ है या क्वांटिटी, कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा हमारी जीडीपी पे इफेक्ट होगा। इसी जगह रियल जीडीपी बोलती है कि बच्चों कि हाँ भाई सर, सिर्फ हम लोग क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, क्वांटिटी अगर बढ़ी या कम हुई, प्राइस को नहीं कंसीडर करेंगे, हम क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस कभी भी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। क्या मतलब कि हाँ भाई, अगर मेरा देश प्राइस मेरा समझ लो 10 रुपये था, अगले साल मेरा प्राइस 15 हुआ, फिर 20 हुआ, क्वांटिटी मेरे देश की 10 10 10 ही रह रही है,
यार ये तो इंक्रीज ही नहीं हो रही, तो मेरा जीडीपी कैसे इंक्रीज हुआ यार? प्राइस के बेस पे, वो तो इन्फ्लेशन के बेस पे हुआ है। रियल जीडीपी कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करना, तुम लोग करो क्वांटिटी को कंसीडर, वो है रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, फॉर द फर्स्ट ईयर दोनों पहले सालों के नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर में आ सकता है कि हाँ भाई कौन से साल में, इन विच ईयर नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी। आप बोलोगे सर इट इज ऑन द बेस ईयर, एक नंबर पक्का हो गया। चलो भाई एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बता दिया। चलो आ जाओ, यही लिखा है मैंने यहाँ पर, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज ओवर टाइम फॉर टू रीजंस, प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट गुड्स इंक्रीज, या गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज, या प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन की वजह से भी हम कंसीडर कर रहे हैं। रियल जीडीपी क्या है हमारा? ये बोलता है कि इफ आर गोल इज टू मेजर द प्रोडक्शन इट्स चेंजेस ओवर टाइम, वी नीड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग। इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करो सर, इन्फ्लेशन को काट दो, हम सिर्फ वो देखेंगे कि रियल जीडीपी है वो क्वांटिटी के ऊपर है, चेंज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी या आउटपुट के हिसाब से देखा जाए तो वो रियल जीडीपी की बात करता है। एक ये आ गया। दूसरा आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया रियल और नॉमिनल का। अब तीसरी चीज आ गई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से कि नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं और रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। 3 एमसीक्यू निकल चुके हैं आपके। नेक्स्ट सर जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स सेम चीज है भाई। जीडीपी इन्फ्लेटर का फॉर्मूला ये है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। एग्जाम्पल, अगर मैं इधर बोलूं मेरे को 2016 का, आप मेरे को जीडीपी डिफ्लेटर बताओ सर। 2016 का जीडीपी डिफ्लेटर क्या है मेरा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, मतलब कि मेरा ये आएगा 100। अगर मैं बोलूं सर इस साल का निकालो, 300 अपॉन 150 इंटू 100, ये हो जाएगा मेरा 200 का जीडीपी डिफ्लेटर। निकाल के दिखा रहा हूं मैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है हमारा जाना, देखो इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी इन अ गिवन ईयर टू द रियल जीडीपी ऑफ द नेक्स्ट ईयर, पहली चीज। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड टू डिफ्लेट और टेक इन्फ्लेशन आउट ऑफ जीडीपी, मतलब कि मैं इस इफेक्ट को निकाल रहा हूं, मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को निकाल के इन चीजों पर बात कर रहा हूं। The GDP deflator is a price index used to convert nominal GDP to real GDP, मतलब कि अगर मैं इसी चीज़ को करूं, जिन्होंने बच्चों ने मैथ पढ़ी है, ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन, मैं इसके बेस पे रियल जीडीपी फाइंड कर सकता हूँ, इसके बेस पे मैं नॉमिनल जीडीपी फाइंड कर सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। इसी फॉर्मूले को मैथ के हिसाब से बदला गया। इतना मैं आपको समझता हूँ, इतनी मैथ तो आपको पता होगी कि हाँ भाई इस चीज़ को हम कैसे इधर उधर करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ 100 ही आया है, देयर इज अ नो चेंज। अगर मैं बोलता हूँ सर 110 आया है या 100 से ऊपर आया, इट मीन्स 10% इंक्रीज हुआ है मेरा। अगर मैं बोलता हूँ सर माइनस में या नीचे आंसर आ गया, 90 आया, 80 आया, 100 से नीचे, तो मैं बोलता हूँ सर डिक्रीज की है वैल्यू। हाँ या ना? 100 इसका बेस है, 100 इज जस्ट अ बेस। तो इसका क्या मतलब बता रहे हैं सर? देखो मतलब the deflator measures current level of prices related to level of prices in the base year. Since nominal GDP and real GDP must be same in the base year, deflator for the base year is always 100. यह मैंने आपको बताया। ये देखो अगर मैं यहाँ पर निकालूँ 100 अपॉन 100 इंटू 100, मतलब बेस ईयर में मेरा डिफ्लेटर भी 100 रहेगा, क्योंकि मेरा ये तो बराबर ही है। दूसरी चीज़, यूजिंग द जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन रेट को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 एंड जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 इंटू 100। अब इसको निकालने का तरीका ही बताऊंगा। देखो ये फॉर्मूला ऐसे नहीं याद होते बच्चे। देखो हमको क्वेश्चन दिया ये, ठीक है, फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का नॉमिनल जीडीपी दी हुई है, रियल जीडीपी दी हुई है, मतलब कि ये बेस ईयर था, 100 ही आएगा, हमको पता है, क्योंकि 500 अपॉन 500 इंटू 100, ये दोनों कट के 100 रह गया, 100 आ गया। इसी जगह मैं अगला निकालता हूँ, 800 अपॉन 650 इंटू 100, 0 0 कट जाएगा। अब इसको मैंने काटना है, आपको कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर के हिसाब से अगर मैं निकालूँ इस चीज़ को, वो निकलता है, रुको 1 मिनट, ये भी आपको करके दिखाना है यार, ऐसे नहीं करूँगा यार मैं। 800 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100 इक्वल टू आ गया 123। कैलकुलेटर होगा आपके पास, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, ऐसे ही सबकी निकाली हुई है। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला
कि सर ये निकालना है, कैसे निकलेगा बच्चों? देखो मैंने बोला जीडीपी, अब मैंने इन्फ्लेशन देखनी कितने साल में कितना प्राइस मेरा चेंज हुआ है, इन्फ्लेशन चेक कर रहा हूँ मैं 2 सालों के बीच में। जीडीपी इन्फ्लेटर मेरे को निकालने के लिए बोला है, समझ लो इस साल का 2015 का, ठीक है, या इसको मैं बोलूँगा 123, ठीक है, -100 अपॉन जो मेरा फर्स्ट ईयर का 100 × 100, मतलब कि सर मैं आपसे बात करूँ 23 रुपये इंक्रीज हुआ है, 23 रुपये का इन्फ्लेशन आया है 2 सालों के बीच में। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी इजी यार, बोलने बहुत लगता है कि बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी को देखो क्वेश्चन भी निकाला हुआ मैंने, फाइंड नॉमिनल जीडीपी निकालने, रियल जीडीपी दिया और डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड द डिफ्लेटर। हमको बेसिक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला था हमारा? नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेटर, डी इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ दिया, हमको क्या क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? रियल जीडीपी दी हुई है, मतलब कि हमको दिया हुआ है प्राइस इंडेक्स 120 इक्वल टू नॉमिनल निकाल n अपॉन 450 × 100। मैं इसी को इधर मूव करता हूँ, नॉमिनल इज इक्वल टू, ठीक है, 450 × 120 अपॉन 100, ये 0 ये 0 ये 0, 45 × 12 आपका हो जाएगा 540, आगे आंसर नॉमिनल जीडीपी का। एक्सरसाइज दी हुई है पीछे, आपको मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसको देखते रहा करो यार, प्रैक्टिस करते रहा करो, ठीक है। अब अ डिफ्लेटर अबव 100, मतलब कि जैसे मैंने बोला ये वैल्यूज जो है ये अबव 100 है ना, दोनों सारी वैल्यूज अबव 100 इज इंडिकेटर ऑफ प्राइस लेवल्स बीइंग हायर, मतलब कि इन्फ्लेशन आया है, चाहे 100 से 101 हुआ, 1 रुपये का इन्फ्लेशन है, 1 रुपीस। दूसरी, जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 100 हुआ, देखो यहीं पर आ जाओ, यहीं पर एग्जांपल, जीडीपी डिफ्लेटर जो है मेरा 100 से ऊपर है, इसका मतलब है नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बड़ी है रियल जीडीपी से, ये भी दिख रहा है हम लोगों को। बच्चों ये चीजें देखोगे तभी पता चलेगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जीडीपी डिफ्लेटर नेक्स्ट ईयर इज लेस देन द जीडीपी डिफ्लेटर दिस ईयर, देन द प्राइस लेवल हैज फॉलन, जैसे कि इस साल दिखाया डिफ्लेटर को 143, अगले साल ये 136 हो गया, मतलब कि मेरे प्राइसेस हुए तो इंक्रीज हैं, लेकिन अगर पिछले साल के हिसाब से मेरे प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज इंपॉर्टेंट आ गई, इफ इट इज ग्रेटर प्राइस लेवल हैज इंक्रीज, इट इज लेसर प्राइस लेवल हैज डिक्रीज्ड। चलो भाई, जीडीपी समझ गए क्या है, जीडीपी का तरीका भी हमको समझ आ गया सर, ठीक है। चलो भाई आगे, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी हो गया। अब इसके अंदर ना सिर्फ एक चीज़ लिखी है कि रीजनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया है हमारे, ठीक है ना। अब इसमें अंदर क्या जैसे हमारे इंडिया का अकाउंट्स हैं, रीजनल अकाउंट्स, हमारे इंडिया के जो जीडीपी है या हमारा उधर का जीडीपी हम निकालते हैं, उसके निकालने के तरीके हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि हाँ भाई जो स्टेट निकालते हैं, जैसे कि हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इंडिया की जीडीपी कितनी है, वैसे अब इंडिया में इतनी स्टेट 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स का भी अपना अपना जीडीपी निकलेगा, वो उसको हम बोलते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि स्टेट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, हमारे देश में कि हमारी जीडीपी के अंदर, कि उस स्टेट के अंदर, इस जैसे कि दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली है, इसमें अगर मैं बोलूँ दिल्ली का कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो वो दिल्ली का जीडीपी मेरे को निकालना पड़ेगा, ये दिल्ली का जीडीपी है, जीडीपी दिल्ली की मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड आउटपुट कितना आया वो है हमारा, एक साल का कितना हुआ वो चीज़ की बात की गई है। और अगर मैं बोलूँ इस जगह कि मेरे को दिल्ली का पर कैपिटा इनकम निकालना है, तो मैं सिंपल सा करूँगा, ठीक है ना, दिल्ली की नेशनल इनकम को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल पॉपुलेशन दिल्ली की, एक रीजन का। अगर इंडिया की बोलूंगा मैं, तो इंडिया का नेशनल इनकम में डिवाइड कर दूंगा इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। ये बताऊंगा मैं, आगे भी आएगा, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूं तुमको कि हाँ चलो एक फॉर्मूला लिखा है जिस फॉर्मेट से उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ सेक्टर होते हैं, जैसे मैं बोलूंगा दिल्ली, अब जैसे कि रेलवे है, रेलवे जम्मू दिल्ली, अब राजस्थान केरला हर जगह चलती है, इसका जीडीपी कैसे निकालोगे सर? फोन की इंडस्ट्री का, फोन तो वहाँ चलता है, यहाँ से हम दिल्ली फ़ोन करते हैं तो दिल्ली में कैसे होगा? जैसे मैं जम्मू से दिल्ली फ़ोन करता हूँ, मैं जम्मू से केरला फ़ोन करता हूँ, तो सर उसमें क्या करेंगे हम लोग? उस जगह बच्चों ये एक चीज़ होती है, उन इंडस्ट्रीज़ को, जिस इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट पूरे इंडिया के ऊपर है, जैसे कि रेलवे है, रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसका तो हम निकाल नहीं सकते हैं। इसका एक अपना स्टेट तो जीडीपी नहीं निकाल सकती है भाई कि मेरे इधर इतनी रेलवे ट्रैक है तो मैं इधर चलेगा, इतना इधर है तो इतना चलेगा, ऐसे नहीं निकलता। इसका हम लोग क्या करते हैं, इन सेक्टर्स को हम बोलते हैं ये सुपरा रीजनल सेक्टर्स इकोनॉमी के, क्योंकि इसका हम लोग ना ये नहीं बोल सकते कि रेलवे दिल्ली में रेलवे का इतना काम,
इसको हम बोलते हैं कि इंडिया में रेलवे ने कितना किया, इंडिया में रेलवे का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक मिनट, रबर कैसे आ गया, सॉरी, इंडिया का रेलवे में कितना, हम ऐसे बोलते हैं दी एस्टिमेट्स ऑफ दी सुपरा रीजनल एक्टिविटीज आर कंपाइल्ड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल एंड एलोकेटेड टू स्टेट्स। मतलब कि इंडिया का निकाल दिया, अब इसका थोड़ा हिस्सा देखा हमने, इधर इधर दे दो दिल्ली में, इधर दे दो जम्मू कश्मीर में, इधर दे दो भाई हिमाचल प्रदेश में, इधर दे दो, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके देते हैं। तो ऐसे सेक्टर जिनका हम जीडीपी स्टेट इंडिया के हिसाब से पूरी कंट्री के हिसाब से निकालते हैं, उन सेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग सुपरा रीजनल सेक्टर्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क कर लो। चलो भाई नेक्स्ट। सर अब जीडीपी और वेलफेयर का कुछ लेन देन भी है। देखो ये चीज़ आपको ना चैप्टर के एंड में दी गई है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ जब जीडीपी पढ़ रहे हैं तो जीडीपी के रिलेटेड हम सब पढ़ लेंगे। अब जीडीपी और वेलफेयर का क्या सीन है सर, जीडीपी वेलफेयर का क्या रिलेशन है। देखो जीडीपी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इनएडुकेट मेजर है वेलफेयर का। इसकी ये नुकसान क्या है जीडीपी और वेलफेयर के बीच में, लिमिटेशंस कहाँ से आ जाती हैं सर, कि हम बोलते हैं देश का जीडीपी इतना है तब भी हमारा देश इतना पीछे क्यों है। अभी हमारा देश 3rd नंबर पे है जीडीपी में, तब भी यहाँ पर भूखमरी तो है, लोग तो भूखे हैं, खाना नहीं खा पा रहे। वो क्यों हो रहा है सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। क्योंकि बेटा जीडीपी सिर्फ एक मॉनिटरी फिगर लेता है, जीडीपी ओवरऑल बात करता है। जीडीपी ये बोलता है सर्विस इंडस्ट्री ने 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, ये नहीं बोलता कि कौन सी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल अंदर है, डॉक्टर है अंदर, लॉयर है अंदर, इन्होंने कितना, ये बोलता है इन सब ने मिलके भाई इतना कर दिया। ओवरऑल बता दिया इसने, कि एग्रीगेट बता रहा है सब कुछ का, ये नहीं बता रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर ने कितना किया। ये बोलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना किया सर, टर्शरी ने इतना किया सर, प्राइमरी सेक्टर इतना किया, लेकिन ये नहीं बताता कभी भी जीडीपी कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर सेक्टर जो अंदर है उसके बारे में नहीं बता पा रहा है। ये वही बात आपको बता रहा था ना मैं, करण ने इतना किया, कन्नू ने इतना किया, ये दोनों प्रोड्यूस तो कर रहे हैं ना। ये नहीं बताया करण ने कम किया है, कन्नू ने ज्यादा किया, इन्होंने बोला दोनों ने इतना किया भाई। ये चीज जीडीपी छुपा रहा है हमसे। तो इसका मतलब है देखो, कंट्रीज में हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ ओवरऑल वेलबींग। देखो पेपर में ये इंपॉर्टेंट, लेकिन लिमिटेशन हम पढ़ेंगे कि ये हमारे देश का वेलफेयर नहीं बता पहला। दूसरा देखो, अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट या टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट की वजह से आउटपुट इंक्रीज हुआ ना, ये उसकी बात नहीं करता कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हो, ये बात करता है कि आउटपुट इंक्रीज हुआ भाई मेरा। ठीक है। तीसरा जो प्रोडक्शन जो हमारी करती हैं गवर्नमेंट थॉट, जैसे कि ड्रग्स, गैमलिंग वगैरह, चोरी चोरी जुआ जो चलता है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, चोरी चोरी सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम चलते हैं, ताश खेल रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई पता नहीं है। वो बोल रहे हैं हमने किया कंट्रीब्यूट, पर कैसे किया वो नहीं पता, क्या किसके थ्रू किया वो नहीं पता हम लोगों को। ठीक है। नॉन मार्केट या नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि हेल्थ अच्छी थी हमारे सिटीजन की, एजुकेशन लेवल अच्छा था, इस वजह से हमारे जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन हुआ, इसकी बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा कि कंट्रीब्यूट किया बस। ठीक है। अब देखो कितने लोगों ने अपना लेजर टाइम छोड़ा। ऑब्वियसली बात, देखो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं ना दिन में 10 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, ठीक है, 6 घंटे में रेस्ट करता हूँ, लेजर टाइम। कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे भाई मैं दिन में 24 घंटे काम करता हूँ, मैंने अपना लेजर टाइम तो किया ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे में सोता हूँ, ठीक है, मेरा लेजर टाइम कहाँ है बीच में। ये नहीं बात करता कि आपने लेजर टाइम कितना अपना खत्म किया और कितना आपने देश में काम करने के लिए, मतलब कि वी नो डैट कंट्री जीडीपी राइजेज इफ द टोटल ऑफ अ वर्स राइज। हम बोलते हैं कि हाँ भाई इस साल लोगों ने बहुत काम किया यार, तो इसका मतलब हमारा जीडीपी बढ़ गया। ये नहीं बोलते कि हाँ भाई उन्होंने कितना नुकसान हुआ है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करें, वो भी चीज़ है। इकोनॉमिक बैड्स लाइक क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन विच मेक्स अस वर्स ऑफ। मतलब कि ये नहीं देखते, जीडीपी इसकी बात नहीं करता कि हाँ भाई बंदों ने कितना फेस किया है, कितना उनको प्रॉब्लम आई है, ट्रैफिक में कितना फंसे, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। और आपको एमसीक्यू यही बन सकता है कि व्हाट आर इकोनॉमिक बैड्स। एग्जाम्पल आपको लिख दिया होगा क्राइम, पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। उसके बाद वॉलेंटियर वर्क को जीडीपी बोल, देखो सिंपल सी बात है। अब मैं आपको ना ऐसे, एक होता है कि बंदा, जैसे मेरी बहन होगी, वो मेरे को बोलेगी भैया मेरे को ये समझा दो, मैं उसको समझा दूंगा, वॉलेंटियरली मैंने समझाया ना उसको, उसके पैसे थोड़ी मिले। इसी जगह देश बोलता है कि भाई तूने इतना वॉलेंटियर किया, इससे अच्छा तू अच्छे से उनको पढ़ा देता है, कि एजुकेशनल सेटअप किया तो फीस ले लेता, तो हाँ भाई जीडीपी कंट्रीब्यूट हो जाता। ये बात कि वॉलेंटियर सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट रिम्यूनरेशन, मतलब कि सैलरी, इवन दो सच वर्क कैन बी कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबींग।
पेड वर्क कर लेते हैं इससे। उसके बाद मैनी थिंग्स डैट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, लेजर टाइम वगैरह, इसकी बात नहीं करता जीडीपी। जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करता जीडीपी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात नहीं करता कि हाँ भाई गवर्नमेंट की वजह से टैक्सेस कम हो गई, इसकी बात नहीं करता। वो बोलते हैं भाई इस पर ही पैसे कम आए हैं। उनको मतलब है जीडीपी से, उनको मतलब है प्रोडक्शन से, उनको मतलब है फाइनल आउटपुट्स। उनको ये नहीं मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। लास्टली डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन दैट मेक्स अस बेटर ऑफ एंड प्रोडक्शन दैट ओनली प्रिवेंट अस। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको, हमारा जो देश है, ठीक है ना, डिफेंस बनाई है इन्होंने, ठीक है ना, अब डिफेंस है, पुलिस वाले हैं, ये है, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। डिफेंस को बनाया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, जीडीपी कंट्रीब्यूट करने के लिए हिसाब से नहीं किया, ये प्रोटेक्शन के हिसाब से किया, ठीक है ना। हमारे देश का हम लोग सेफ रहेंगे तभी हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना। जीडीपी इसकी बात नहीं कर, जीडीपी बोलता है भाई नहीं, वो सिंपल बोलता है कि हाँ भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर सच एज पुलिस प्रोटेक्शन, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस ड्यू टू इंक्रीज इन क्राइम्स में इंक्रीज जीडीपी, बट दिस एक्सपेंस ओनली प्रिवेंट अस। ये बोलता है कि हाँ भाई ये जो है ना क्राइम इंक्रीज हुआ इसलिए हमने जीडीपी लाई। ये बोलता है नहीं 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 नहीं, इतना कुछ नहीं सोचो, ये इसलिए किया हमने कि हाँ भाई हम लोगों को नुकसान ना हो, तुम लोग अच्छे से कंट्रीब्यूट करो, इसलिए किए। ये बात है। लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ एन एग्रीड डेफिनेशन, नेशनल इनकम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हर देश अपने तरीके से निकालता है। दूसरा एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं पता। कोई लोग ब्रेड को यूज़ करते हैं एज ए इंटरमीडिएट गुड, कोई मतलब समझ लो ढाबे वाले ने ब्रेड यूज़ की, सैंडविच बनाया, वही ब्रेड मैंने घर पे यूज़ की, मैंने कुछ खाने के लिए बना लिया। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस नहीं समझ आता लोगों को। ये आ गया। अगला इन्होंने बोला है इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी हो गई? समझ लो जैसे कि सोशल सिक्योरिटी के लिए मेरे को पेंशन आई, मेरे को प्रोविडेंट फंड है, मेरे को स्कॉलरशिप के लिए पैसे आ गए, उसके बीच में प्रॉब्लम है। सर्विस ड्यूरेबल गुड्स की प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत दिक्कत है हमारे इधर। न्यू गुड की वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट सर्विस को कैसे वैल्यूएट करें भाई? डॉक्टर की सर्विस को कैसे वैल्यूएट कर सकते हो आप? क्या बोलोगे आके भाई इस तरह से सर्विस दी इसका 500 रुपये बनता है? कोई नहीं बोल सकता ऐसा, ठीक है। सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ लोग, जैसे कि हमने घर पे चावल उगा लिए अपने लिए खुद के लिए, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को कोई लेन देन नहीं है, उसको कैसे काउंट करना नहीं करना। इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से भी है। बड़े लोग यहाँ पर अभी इलिटरेट है, अभी भी हमारे देश का 24% लोग हैं जो इलिटरेट की बात की जाती है नेशनल सेंसिस के हिसाब से। फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का निकालने का तरीका, यही बहुत दिक्कत देता है। ये सब भी दिक्कतें हैं अभी तक देश में। चलो भाई आगे। अब कंसेप्ट कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जीडीपी पढ़ा हमने एमपी के हिसाब से कि जीडीपी पढ़ा हमने एफसी, जीडीपी एमपी पढ़ा हमने कि मार्केट प्राइस पे क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसको भी। देखो दो किस्म की इनकम होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक फैक्टर इनकम होती है और एक वो होती है, एक होती है हमारी ट्रांसफर इनकम, एक होती है हमारी फैक्टर इनकम। फर्क क्या है? देखो सर, एक सोल्जर था, उसने देश की सर्विस की, एक टाइम आया वो रिटायर हुआ, अब उसको पेंशन मिलती है। क्या उस पेंशन, अब जो वो पेंशन अर्न कर रहा है उसके लिए क्या वो कोई काम कर रहा है? अब ये उसको मतलब डिजर्व करता है वो पेंशन, वो उसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि हाँ भाई एक उसको इनकम, जैसे आप अपने मम्मी के पास जाते हो, मम्मी को बोलते हो मम्मा मेरे अकाउंट पे ना 1000 रुपये डाल दो, मम्मी डाल देती है। क्या वो आपकी अर्नड इनकम है? नहीं, वो आपका क्या है, आपने मम्मी से मांगा, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में ताकि आप अपना सामान ले सको, वो ट्रांसफर इनकम है। इसी जगह अगर मैं बोलूँ आपको कि अर्न इनकम क्या है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपना काम करते हैं हम लोग, लेबर अपना काम करती है, एम्प्लॉय अपना काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको वेज मिलता है, वो अर्नड इनकम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम है वो। ये ट्रांसफर इनकम इज एन अनअर्न्ड इनकम दैट इज विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर इनपुट। इसको हम लोग नेशनल इनकम में नहीं काउंट करते। आपको ओल्ड एज पेंशन मिली, आपको प्रोविडेंट फंड मिला, आपको कोई स्कॉलरशिप के लिए पैसे मिले, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इंसेंटिव मिला, उसको काउंट नहीं करना है। बट फैक्टर इनकम जो हो गया वो आप फैक्टर इनपुट देने के लिए, आपने लैंड दिया, रेंट मिला, आपने बिजनेस आइडिया लगाया, बिजनेस सेटअप किया, प्रॉफिट मिला, उसको हम कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ट्रांसफर इनकम इज नेवर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। चलो भाई, अब आ गए हम जीडीपी एफसी पे। सर जीडीपी एफसी क्या, मैंने आपको बता दिया फैक्टर इनकम के ऊपर काउंट करना हमने, तो ठीक है। मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विद इन कंट्रीज डोमेस्टिकली, वो तो सेम रहेगा एज जीरो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब कुछ सेम है, बस इसके अंदर हमने एक चीज याद रखनी है। देखो तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इसका क्या मतलब है? देखो जीडीपी एमपी था, हम आए हम जीडीपी एफसी पे। हमने एक चीज का फर्क देखा सर कि दोनों पे आने के लिए ना हम लोगों ने
एक चीज़ की, हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ना ये ऐसे कर दिया, मतलब कि अगर जब भी हम MP टू FC आएंगे या FC टू MP आएंगे, हमारा लेन देन होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ, जिसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज का। पहली चीज ये प्लस माइनस बाद में, पहले ये याद कर लो कि FC टू MP या MP टू FC आना है तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात होगी। ठीक है, तो बात ये की गई है कि देखो हमने क्या किया, GDP FC इज इक्वल टू GDP MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी फिक्स्ड या प्रोडक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स चाहे वो फिक्स भी हो सकता है या वो प्रोडक्शन टैक्स भी हो सकता है, या फिर एज पर प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टैक्स के हिसाब से हो सकता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल से समझाओ, बहुत ईजी लगता है। एग्जाम्पल क्या है, देखो मैंने क्या किया, सरकार मुझे बोलती है टैक्स के हिसाब से दो चीज़ें, ये टैक्स है, बोलती है भाई सीधी बात है, तू जितना मर्जी पर प्रोड्यूस कर, तू मुझको 10 रुपये देगा ही देगा टैक्स। या वो बोलती है कि हाँ भाई तू मेरे को हर प्रोडक्ट के हिसाब से, हर प्रोडक्ट पे तो मेरे को 0.5 पैसा टैक्स देगा। मतलब कि या मैं फिक्स टैक्स दे रहा हूँ या मैं प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स दे रहा हूँ हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मैंने समझ लो 100 प्रोडक्ट बनाए हैं, 100 इंटू मेरा हो जाएगा 5 पैसे, 98 हो जाएगा मेरा, तो मेरा टोटल टैक्स कितना हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा, बताओ 100 इंटू 0.5 कितना हुआ, फिर कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 100 इंटू 0.5 50 रुपीज़ टैक्स। अगर मैं 200 दूंगा तो 100 रुपये टैक्स, अगर मैं 500 बनाऊंगा तो 250 रुपये टैक्स। मतलब कि दो तरीके से टैक्स निकाल रहा है हमारी सरकार। ठीक है, तो यही होता है। अगर मैं फिक्स्ड बोलूंगा तो बोलेगा प्रोडक्शन टैक्स हो, अगर मैं बोलूंगा प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल तो प्रोडक्ट टैक्स हो जाएगा। ऐसे ही सब्सिडीज के हिसाब से होता है कि हाँ भाई या मैं सब्सिडी तेरे को ओवरऑल तेरे को 500 सब्सिडी दूंगा या तेरे को हर प्रोडक्ट के हिसाब से सब्सिडी दूंगा मैं, ये चीज़ याद रखना। तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। ठीक है, अगली चीज मार्केट प्राइस को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं। देखो अगर मैं बोलता हूं GDP FC निकालना है, GDP FC निकालना है तो मैं क्या करूंगा, GDP MP में से ये माइनस कर लूंगा। इसी जगह अगर मैं GDP MP निकालना चाहता हूं, मैं GDP FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर लूंगा। देखो यार सिंपल सा लॉजिक लगाओ, सुनो, जब तुम लोग फैक्टर कॉस्ट मतलब कि तुमने अभी ये तुम्हारी फैक्ट्री में प्रोडक्ट पर कितना पैसा लगा वो निकालना है, ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, MRP में से प्रॉफिट माइनस कर लोगे, ये निकल जाएगा। समझ लो एग्जाम्पल, चलो भाई इजी करते हैं, अब इजी वे में ले आऊंगा तुमको, 2 मिनट लगेंगे। देखो रट्टा नहीं मारना, देखो फैक्ट्री के अंदर मेरे प्रोडक्ट को 10 रुपये लगे बनने में, ऑलराइट, इसमें मैंने 5 रुपये डाले, 15 रुपये बन गए मेरे, मार्केट में चला गया 15 रुपये का। जब टैक्स शैक्स लगा के समझ लो 2 रुपये का, इसके मैं बोलता हूँ आपको ऐसे था ये, देखो मेरे प्रोडक्ट की 10 रुपये कॉस्ट थी, 2 रुपये का मेरे को टैक्स लगा। ठीक है, सरकार ने मुझे 3 रुपये का टैक्स था, सरकार ने मुझे 1 रुपये की सब्सिडी दे दी, इसमें मैंने प्रॉफिट कमाया 3 रुपये, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट किया 15 रुपये का, मार्केट में 15 रुपये का, फैक्टर का ये था। क्या किया मैंने, फैक्टर में मैंने टैक्स ऐड किया, मेरा मार्केट प्राइस पे आ गया। अब मेरे को जब मार्केट प्राइस में आया हूँ प्लस करके, जब मैं उल्टा जाऊंगा तो माइनस करके चल जाऊंगा, सिंपल सा लॉजिक है। इस हिसाब से समझो, फैक्ट्री से सामान जब जाता है बाहर तो प्लस करके जाता है, जब ऐसे आता है तो माइनस करके आता है। ठीक है, चलो भाई जी, अब देखो फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस का मैंने एक और चीज़ बताई है, यहाँ पर लिखी हुई है मैंने कि यहाँ पे GDP एट बेसिक प्राइस क्या होता है, एक्सक्लूड्स एनी टैक्स। बेसिक प्राइस मतलब फैक्टर कि यहाँ पे एनी सब कुछ टैक्स हटा दिया है, सब कुछ टैक्स हमारे हटाए हुए हैं, GST सेट है, बट इंक्लूड सब्सिडी। जब मैं बेसिक प्राइस की बात करूँगा, मैं बोलूँगा बेसिक प्राइस क्या पड़ा है, मैं इसमें से टैक्स निकाल दूंगा लेकिन सब्सिडी ऐड करूँगा। ऑलराइट, कि मेरे को समझ लो सरकार, मेरे को बंदा बोलता है भाई तुझे कितनी कॉस्ट पड़ी बनने के लिए सामान को, कॉस्ट कितनी पड़ी, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई 12 रुपये पड़ रहे थे, सरकार ने मुझे 2 रुपये की सब्सिडी दे दी तो 10 रुपये का मेरे को सामान पड़ा।
बनने में, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मैंने टैक्स नहीं बताए हैं उसको, टैक्स थोड़ी इंक्लूड किया मैंने बेसिक प्राइस में, मैंने सिर्फ क्या इंक्लूड किया, सब्सिडी इंक्लूड की है। तो इंपॉर्टेंट है कि बेसिक प्राइस के अंदर इंक्लूड सब्सिडीज, एक्सक्लूड टैक्स, ऑलराइट। मतलब इसको हम बोलते हैं इट इज सब्सिडाइज्ड प्राइस विदाउट टैक्स। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हो गया। बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट पर प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्ट एज वेल एज सारे कॉस्ट, इंक्लूड करता है, टैक्स इंक्लूड करता है, सब्सिडी नहीं करता। बेसिक प्राइस इज, मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये सपोज बात है, फॉर्मूले आ गए आपके सामने सारे। अब एक वर्ड आएगा आपको बड़ी बार, देखो डेप्रिसिएशन बोल रहे हो, ये बोल लो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम CFC बोलते हैं, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल लो, ये सब सेम है। तो क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ भी मिले तो ये याद रखना है कि डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तीनों मतलब डेप्रिसिएशन ही है इसका। होता क्या, देखो एक मशीन थी, मेरे को एक गाड़ी थी, मुझे वो 10 लाख की पड़ी, ऑलराइट। मैंने जब उसको बेचा, वो गाड़ी मुझे पड़ी, वो गाड़ी मैंने बेची 4 लाख की, ये 6 लाख क्या है, 10 साल के बाद ये 6 लाख क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। मतलब मैंने ग्रॉस में से नेट माइनस किया, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस की, डेप्रिसिएशन मिल गया मेरे को। अब जो बच्चों को मैथ समझ आती है, मतलब कि मैं बोलना चाहता हूं ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अगर मैं बोलूं ग्रॉस, ये इधर आके माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट हो जाएगा। सिंपल मैथ है, मैंने इसको इधर इधर कर दिया यार, सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। इसी जगह अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को निकालना हो कि हाँ भाई, जैसे कि अब मेरे को ये निकालना है, ग्रॉस निकालनी है, ग्रॉस इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस ये नेट, सिंपल सी बात है बच्चों। देखो अभी हम लोग जीडीपी पढ़ रहे थे, जीडीपी अगर हम लोग एफसी से एमपी गए या एमपी से एफसी है तो हम लोग नेट इंटरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रॉस से नेट, मतलब कि अगर मैं बोलूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना चाहूं, क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हो, बस आपको डेप्रिसिएशन के साथ थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा, समझ रहे हो। डेप्रिसिएशन से मैं खेल खेलूंगा। अब कैसे खेल रहा हूं डेप्रिसिएशन का खेल देखो, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस द वैल्यू ऑफ कैपिटल यूज इन प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट, मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस करना है। सच एज ऑब्सोलेंस, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन आर आल्सो टेकन इनटू एनडीपी। मतलब अगर मैंने एनडीपी एमपी पे आना है तो मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लूँ, नेट पे आना है तो मैंने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर ली, मैं नेट पे आ गया हूँ। वर्ड है ना 3, देखो GDP, ये है NDP। अगर मेरे को ये दोनों चीज़ें चेंज करनी है ना तो मुझे डेप्रिसिएशन सा खेलना पड़ेगा। यहाँ पर समझ लो MP है, यहाँ FC है, मेरे को इन दोनों के साथ खिलवाड़ करना है तो मुझे नेट इंडायरेक्ट टैक्स से खिलवाड़ करना है, ये याद रख लो पहले, ठीक है। कि नेट इंडायरेक्ट टैक्स से कब खिलवाड़ करूंगा मैं, जब मैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बात करूंगा। लेकिन अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करूं या मैं नेट डोमेस्टिक की बात करूं, ठीक है ना, फर्स्ट अल्फाबेट चेंज होने की बात की है कि मैं G से N आ रहा हूं या N से G जा रहा हूं, मेरे को डेप्रिसिएशन पे खेलना है। आई विल प्ले विद डेप्रिसिएशन देन, ठीक है भाई। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को MCQ आने हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट बताने बैठूंगा ना तो उसकी 3 वीडियो भी कम पड़ेंगी आपको। तो अभी आप करो, पेपर आ रहा है पास में, एग्जाम ओरिएंटेड याद रखो कि मैं आपको सिंपल चीजें समझा रहा हूँ कि पेपर में आपको जो नंबर लेके आए हैं आपने, पहली बात तो ये करनी है। दूसरा, अगर मैंने देखो अब यहीं पर आ गया एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मुझे एनडीपी, मेरे को बोलते एनडीपी एमपी निकालो आप, ठीक है, जीडीपी एफसी दीवन है। ओहो सर ये क्या करें, आपने तो फार्मूला बताया एनडीपी जीडीपी एमपी वाला, बेटा बहुत इजी बात है यार, कैसे निकालोगे यार। मैंने अभी आपको बताया कि हाँ भाई आप जीडीपी एफसी में नेट इंडायरेक्ट टैक्स ऐड कर लो, डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, क्या निकलेगा आपका। मतलब कि इसको चेंज करने के लिए मैंने इंडायरेक्ट टैक्सेस को यूज किया, इसको चेंज करने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन को यूज किया।
चलो आगे आ जाओ। आपको आसान करने के लिए देखो, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। जब आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, अगर जीडीपी निकालना है, एनडीपी निकालना है, तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो भाई। जब आप लोगों को ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, मैंने बताया आपको, जब आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो आप नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड कर लो। जब आपको नेट वैल्यू निकालनी है, आप ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। देखो ना, ग्रॉस क्या होता है, टोटल सम, सब कुछ बताओ। मतलब कि मेरी ग्रॉस, अगर मैं बोलूँ ग्रॉस सेल मेरी 10 लाख है, बंदा पूछेगा ना नेट सेल कितनी है, मैं बोलूँगा सारा कुछ निकाल के, सैलरियाँ, लाइट के बिल, खर्चे, ये वाला वो वाला, मेरी नेट सेल आ जाएगी 2 लाख। ये चीज़ होती है। चलो भाई, अगर मैं बात करता हूँ आपसे आगे कि नेट डोमेस्टिक, अब फैक्टर कॉस्ट में निकालनी है। देखो फैक्टर कॉस्ट में हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम को, हमारे देश में, हमारे देश के अंदर कितनी इनकम है, देश की इनकम, वो डोमेस्टिक इनकम है। इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कितनी है, ठीक है। जीडीपी आउटपुट की बात करके, इधर इनकम की बात हो रही है। नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, इट इज अ टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अ सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स और डोमेस्टिक इनकम नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, ये तो हमको पता है सर। वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेज एड्स सब्सिडीज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पार्ट ऑफ एस्टिमेट एंड एक्चुअल, ये सब मैंने लिखा थ्योरी के साथ। देखो ये लिखा हुआ है, NDPFC निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद बताओ, ठीक है। NDPMP में से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दूँ, ये आ गया। सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको मुझे बताना है बच्चों की फैक्ट्री में कितनी कॉस्ट पड़ी आपको, फैक्टर की कॉस्ट कितनी पड़ी। आप मार्केट प्राइस, आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स और आप सब्सिडी से माइनस कर लोगे, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर लोगे, तो मेरे को ये फैक्ट्री की पता चल जाएगी इनकम, फैक्ट्री में कितनी आई है, वही मैं किया मैंने इधर। चलो भाई, बहुत ईजी है यार, लेकिन तब भी समझा रहा हूँ, ईजी है बड़ा। अब देखो, अब आ गई बात हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब देखो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरा भाई US में है, वो हमेशा इधर मेरे को घर में पैसे डालता है, समझ लो मुझे वो हर महीने मेरे को वो 50,000 रुपये डालता है घर के खर्चे के लिए, काम के लिए, ठीक है। ये सब मैं कर रहा हूँ यार, ये क्या है, क्या ये इनसे इस पे जीडीपी, इस पे वो टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसी पैसों से मैं सब्जी ले रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, कोई खर्चा कर रहा हूँ, घर के खर्चे कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ मैं इसमें से, तो ये सब भी तो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें से मैं पैसे खर्च रहा हूँ ना, तो ये भी तो देश में यूटिलाइज हो रहा है, मैं इसके ऊपर बेसिस पे सामान खरीद रहा हूँ, तो ये भी तो ऐड होगा मेरा जीडीपी में। तो अगर तीसरा कंसेप्ट, पहले मैंने बात की एमपी और एफसी के साथ, फिर मैंने बात की नेट और ग्रॉस के साथ, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे जो सेकंड लेटर है, जैसे कि मैं बोलता हूं आपको जीडीपी, ठीक है, एनडीपी, इन दोनों की बात की, एमपी एमसी इस दोनों की बात की, अब आ गई इन दोनों की बात कि नेट, नेशनल, अगर मैं सेकंड वर्ड ग्रॉस है या नेशनल उस पर बात करो, डोमेस्टिक है या नेशनल है, इस पे क्या बात कर रहा हूं मैं। देखो, जब भी हम लोगों को डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, आई विल टॉक अबाउट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका मतलब है जो पैसे मैंने बाहर भेजे हैं और जो पैसे मेरे को बाहर से आए हैं, उन दोनों को प्लस माइनस करूंगा मैं। मतलब कि फैक्टर इनकम फ्रॉम कितने पैसे मुझे बाहर से आए और कितने पैसे मैंने बाहर दिए। ऑब्वियसली बात है, मैं बाहर तो कम ही पैसे भेजूंगा, मेरे को बाहर से ज़्यादा पैसे आएंगे, ऑब्वियसली बात यही रहती है, ठीक है ना। कि मैं बोलता हूँ मेरा भाई US में है, उसने मेरे को 50,000 भेजा, मेरी मम्मा श्रीलंका में, मैं उनको 10,000 भेज देता हूँ। फैक्टर इनकम, वो नेट फैक्टर इनकम क्यों आई, मतलब कि 50,000 भाई ने भेजा, उसमें से 10,000 मैंने बाहर मम्मी को भेज दिया अपनी, तो 40,000 आ गया। ये है मेरा NFIA, इतने पैसे इसके GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है।
चलो भाई, अगर मैं बोलता हूँ नेशनल पे जाना है ना, मैं बोलता, अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इंडिया है, ये दुनिया है यार, इसको समझने का यही तरीका है, और कोई इसका ना रट्टा मारने का तरीका तो है नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं बोलता हूँ ये इंडिया है, ये दुनिया है। ये इंडिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे हैं, ये वर्ल्ड है पूरा मेरा, दुनिया। अब मुझे बात बताओ, डोमेस्टिक में अगर मुझे एक बात करनी है कि मेरे को नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब कि मैं इस पूरे दुनिया का निकालना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसमें प्लस करूंगा ना। बड़ी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है ना, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसको प्लस करूंगा ना। मतलब कि मेरे को अगर मेरे को इतने से सर्कल को बड़ा करना है तो इसमें मुझे लोग ज़्यादा डालने पड़ेंगे, प्लस करूंगा। अगर मुझे इस बड़ी चीज़ को छोटा करना है, इस बड़ी चीज़ को मेरे को इतना करना है, तो इसमें से चीज़ें माइनस करूंगा, फिर आएगा। सिंपल सी बात है, वही मैंने इधर लिखी है कि अगर आपको नेशनल इनकम, अगर आपको नेशनल चीज़ निकालनी है तो आप बाकी छोटी छोटी चीज़ों को प्लस करोगे, आप नेशनल निकालोगे। अगर आपने छोटी चीज़ निकालनी है तो आप बड़ी चीज़ों में से छोटी चीज़ें माइनस कर लोगे। वही चीज़ लिखी है कि हाँ भाई, डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर दो, नेशनल निकल जाएगा। तो GNP, इसका कंसेप्ट है GNP। GNP क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ काउंटिंग ईयर। मतलब कि जो इंसान, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, ये इंडिया है भाई मेरा, ऐसे बना नहीं रहा हूँ, ये इंडिया है, ठीक है, मैं इधर रहता हूँ, मैंने जितना कंट्रीब्यूट किया, समझ लो इधर एडिडास भी है, इधर ये भी है, ये सब इधर रह रहे हैं ना, तो ये इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट। अब मेरे नॉर्मल सी बात सुनो, शाहरुख खान साहब है हमारे, SRK साहब है और सलमान खान साहब है, इन दोनों ने फिल्म की, इंडिया के एक्टर हैं दोनों, इंडिया में फिल्म करते हैं, ठीक है, इंडिया में फिल्म की, इंडिया में शूटिंग की, सब कुछ किया, तो ऑब्वियस सी बात है देश की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये दोनों एक्टर USA में जाके शूटिंग करते हैं, सब कुछ USA का प्रोड्यूस करते हैं, USA में खाना खाते हैं, सारा USA में कर रहे हैं, क्या इसके अंदर हमारे देश की GDP इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना? नहीं हो रही भाई। ये तो USA में काम कर रहे हैं, USA की रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो ये USA की इंक्रीज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, USA में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया में नहीं कर रहे। इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं GNP के हिसाब से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये जो यहाँ पैसा कमाएंगे ये यहाँ आएगा इंडिया में, तो यहाँ पर ये GDP नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, GNP पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आपको कोई बाहर का फॉरेन एक्टर है, जॉन विक हमारा बड़ा फेमस एक्टर है, कोई बाहर का कोई एक्टर बोलते हो आप, वो इंडिया में आके शूटिंग करता है, वो इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अपनी कंट्री की GNP में कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब अब मुझे एक बात बताओ, आपका कोई रिश्तेदार है, वो USA में काम करता है, या USA किसी कनाडा वगैरह में है, समझ लो आपका नाम है, ठीक है, A, आपका एक भाई है, वो USA में काम करता है, डॉक्टर है वो बहुत, क्या वो हमारे देश की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है? कैसे कर रहा है सर, वो तो USA में है, समझ गए, GDP में कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन वो आपको हर महीने घर पे 10,000 रुपये भेजता है खर्चने के लिए, उसने आपको फैक्ट्री इनकम भेज दी, फैक्ट्री इनकम भेज दी, इसका क्या मतलब है? आप अपने देश में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, आप, इसका मतलब वो हमारे देश में GNP में कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना, क्योंकि उसने अपनी फैक्ट्री इनकम थोड़ी सी भेजी है हमको खर्चने के लिए, और वो पैसा हम यूटिलाइज करेंगे किसी चीज पे, समझ रहे हो? ये चीज की बात हुई है। वापस सुन लेना, अगर नहीं समझ आए वापस चीज को बैक करके सुन लो एक बारी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या कि नेट फैक्ट्री इनकम की बात की, टोटल इनकम अर्न बाय नेशंस परमानेंट रेजिडेंट्स, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम GDP बाय इंक्लूडिंग इनकम दैट आर सिटीजन अर्न अब्रॉड एंड एक्सक्लूडिंग इनकम दैट फॉरेनर्स अर्न हियर। मतलब कि एडिडास ने इधर 5 लाख रुपए कमाए, घर बेच दिया इन्होंने 4 लाख रुपए, टैक्स दिया इन्होंने 1 लाख रुपए, यहाँ पर तो GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1 लाख रुपए का, बाकी तो गया ना 4 लाख। समझ रहे हो बात को? वही चीज़ इधर बोली है, इसको माइनस कर दिया हमने, फिर जाके निकला GDP MP इज इक्वल टू GNP MP इक्वल टू GDP MP प्लस NFIA, यही ऐड करना है, ठीक है। अब हमको 3 कंसेप्ट बताए सर ने, MP से FC जाने पे, MP FC की बात हुई तो नेट इंडायरेक्ट टैक्स की खेल गए,
ठीक है, ग्रॉस से डोमेस्टिक, इन दोनों की एक मिनट, ग्रॉस और नेट की बात कर रहे हैं जब सर बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप ग्रॉस टू नेट जाओ, तब आप डेप्रिसिएशन सा खेलो। जब सर बोलते हैं डोमेस्टिक और नेशनल की गेम आ जाए, तब आप NFIA से खेलोगे। सिंपल लॉजिक है, ये चीज़ें पहले आप समझ लो कि ये 3 कंसेप्ट हैं। पेपर में 1 नंबर का MCQ बन जाएगा भाई, कुछ पता भी नहीं चलेगा, उधर आपको बेसिक कुछ पता नहीं। यार देखो पेपर में ये लोग इतना तो कोई ताड़ फाड़ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इन्होंने आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछना है कि MP से FC जाओ, या आपको वैल्यू क्वेश्चन दे देंगे कि ये वैल्यूज हम निकाल के दे दो, ठीक है, वो हम आएंगे अभी प्रैक्टिकल पे। लेकिन बेसिक ये है कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन से क्वेश्चन यही आ सकता है कि सर आपको पूछ लेंगे जब आप MP से FC पे जाते हो या FC से MP पे आते हो, उस समय आप कुछ चीज़ को चेंज करते हो, तो हम बोलेंगे सर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स चीज़ को चेंज करते हैं, 1 नंबर सिक्योर हो गया, चलो भाई आगे, ऐसे चलता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। यही बात आगे भी की हुई है कि GDP MP अगर हमने निकाला तो GNP MP में से NFIA माइनस कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको प्लस माइनस है। NFIA हो गया हमारा एग्रीगेट अमाउंट दैट कंट्री सिटीजन अर्न अब्रॉड और फॉरेन सिटीजन अर्न इन द कंट्री, मतलब कि इन्होंने यहाँ कितना पैसा कमाया और बाहर से हमको पैसा कितना हमने कमाया, उस चीज़ को माइनस कर देना। ठीक है, NFIA इज इक्वल टू नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। पेपर में आपको बेटा ये भी पूछ सकते हैं, आपको ये दे दिए 3 चीज़ें, इन तीनों को प्लस करोगे आपकी NFIA निकल जाएगी। या आपको कभी कभी NFIA डायरेक्ट दे देंगे, ये अमाउंट है, या आपको कभी कभी ऐसा कर सकते हैं वो बोल दे कि इनकम टू अब्रॉड इतनी थी और इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतनी थी, तो NFIA आप कैसे निकालोगे, आपको बता दिए फ्रॉम में से 2 माइनस कर दोगे तो NFIA आ जाएगा। या आपको ये तीनों अलग अलग दे देगा, ये चीज़ें लिख के, इन तीनों को प्लस करके आप निकाल लो। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद करो, NFIA पॉजिटिव है, अगर आपको दिखता है NFIA आपका +100 आया तो समझ लेना GNP NP इज ग्रेटर देन GDP NP। क्वेश्चन आ जाएगा इफ NFIA इज पॉजिटिव टेल अस, सिचुएशन दे देगा GNP MP इक्वल हो जाता है, GDP MP इक्वल हो जाता है, या फिर बड़ा कौन सा होता है छोटा कौन सा होता है, आपको ये पता चल जाएगा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बात ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। ऑलराइट, चलो भाई अब हम आगे NNP पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, हमको पता चल गया कैसे चीज़ें क्या निकलती है, प्लस माइनस का गेम है सारा, हमें सब A to Z समझ आ गया। ठीक है ना, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, NNP MP इज इक्वल टू क्या होता है, GDP MP प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब कि अब देखो इन्होंने बोला कि NNP MP निकाल दो, हमको सब पता है कि हाँ भाई सर MP FC पे जाना है, हमको पता है नेट से ग्रॉस की बात कर ली हमने, डोमेस्टिक से नेशनल की बात की, हमको पता कैसे निकालना है। अगर मैं बोल दूँ आपको NNP MP निकालना है, ठीक है, कैसे निकालोगे, GDP MP, ठीक है, अब देखो प्लस NFIA किया है, GDP MP में से NFIA प्लस कर दे, क्यों किया प्लस, ये देखो नेशनल से डोमेस्टिक गया हूं मैं। दूसरी बात है, ये देखो नेट से ग्रॉस डेप्रिसिएशन माइनस किया, पहले बताया था मैंने, नेट से ग्रॉस जाओगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होती है बेटो, दिमाग में बिठा लो कि मुझको अगर नेट से ग्रॉस निकलोगे तो डेप्रिसिएशन ही आएगी ना वहाँ पर। अगर मैं बोलता हूँ आपको ग्रॉस वैल्यू निकाल के दो मेरे को, तो आप नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर लोगे। टोटल वैल्यू कितनी है आपकी गाड़ी की, आप बोलोगे 4 लाख की डेप्रिसिएशन हुई है, 4 लाख रुपए की मेरी वैल्यू रह गई, तो 8 लाख रुपए मेरी गाड़ी की वैल्यू थी, बता दिया आपने, सिंपल सा लॉजिक है। चलो अब आ गया इंपॉर्टेंट सर, जब से हम पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम क्या है, ये है नेशनल इनकम बच्चों। NNPFC इज कॉल्ड नेशनल इनकम, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, हमारे देश की नेशनल इनकम है NNPFC। ठीक है, NNPFC हो गया फैक्टर इनकम अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एरिया, इट इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि NFIA के साथ चलेगा ये। ये हो गया हमारा NDPFC,
प्लस NFI, इसका निकालेंगे, क्वेश्चन आएंगे, अभी बताऊंगा आपको मैं, ये फॉर्मूला है, इसको पेपर में ऐसा आ जाएगा क्योंकि मॉड्यूल में जो लिखा है वही क्वेश्चन आना है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इफ NFI इज पॉजिटिव द नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन, ये पहले मैंने बताया था, ये NFI पॉजिटिव है तो GNP ग्रॉस के अंदर ग्रॉस नेट बड़ा होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बड़ा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक से। और नेट के ऊपर भी बात की गई है कि NNP बड़ा होगा, हमारा FC बड़ा होगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम से, इससे NDPFC से। ऑलराइट, यही टेबल को ध्यान से पढ़ लो। आ जाओ, पेपर का ब्रह्मास्त्र आपके लिए एक बनाया है सर ने, देखो ग्रॉस से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस की है। इसी जगह अगर मैं बोलूं नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगी। डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो NFI प्लस किया है, देखो ना कि छोटे को बड़ा बनाना है, NFI प्लस। इसी जगह मैं बोल रहा हूँ फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो होगा ये प्लस करेंगे। यही चीज मैं तब से बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ। चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं यार एक दो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये देखो विजिबल है मेरे हिसाब से, एक मिनट, चलो पहले आगे चलो फिर बताता हूँ, यहाँ तक अभी पहले समझ लो, ठीक है। अभी आगे हमारा इसके ऊपर कंसेप्ट, अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे करनी है हम लोगों ने, फिर हम आते हैं इनके ऊपर। ये जो हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें ना, पर कैपिटा इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम क्या है, ये हम बाद में कर, पहले हम समझते हैं इसको। चलो भाई, अब नेशनल इनकम की मेजरमेंट की बात की गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये बात आया हुआ है कि नेशनल इनकम की जो मेजर करने का तरीका है ना, जो नेशनल इनकम है एक सर्कुलर फ्लो में चलता है हमारे देश के ऊपर। ये है डायग्राम इसकी, सर्कुलर फ्लो है इनकम का। देखो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग सामान, प्रोड्यूस करते हैं ना, तो अब प्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब कुछ। समझ लो मैंने गुड्स बनाए, अब ऑब्वियस सी बात है मैंने फैक्ट्री को रेंट दिया, मैंने लोगों को उसकी सैलरी वेजेस दे दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब कुछ। वो डिस्ट्रीब्यूट अब उन पर डिपेंड करता है क्या वो सेविंग करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। सेविंग करेंगे अपने पास रखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस बात जो प्रोड्यूस गुड्स है उसको खरीदेंगे। ऐसे ये सर्कल चलता रहेगा। जो सेविंग वाला अमाउंट है बैंकों में डालेंगे, बैंक वाले उससे फैक्ट्री को देंगे, फैक्ट्री वाले और प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस होगा उधर और सैलरी आएगी, वो लोग पैसा, ऐसे सर्कल चलता रहेगा ये हमारे देश का। उसी चीज़ के ऊपर बात की गई, ये सर्कल जो चल रहा है ना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हो रही है हमारे देश में, उसके ऊपर बात की है कि हाँ भाई देयर इज अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। ये तीनों साथ साथ चलते जाते हैं। 3 फेज हैं। प्रोडक्शन फेज है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फर्म ने प्रोड्यूस किया सब कुछ जो उन्होंने बनाना था, उसके बाद जो पैसे आए उसके प्रोड्यूस किया, उसी वजह से उन्होंने जो जब प्रोड्यूस किया, अब उन्होंने लैंड को रेंट दे दिया, सर्विसेज एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट दे दिया, एंटरप्रेन्योर ने प्रॉफिट रख दिया, एम्प्लॉयज़ ने सैलरी मिल गई उनको, फिर लेबर को वेजेस मिल गई उसकी, वो सब कैपिटल को उसका इंटरेस्ट मिल गया, वो सब हो गया। पैसे आए, अब वो उन पर डिपेंड करता है, वो इसको एक्सपेंडिचर करेंगे, उसको यूज़ करेंगे उस चीज़ को वो लोग कि हाँ भाई इनकम रिसीड होगी, स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स। द एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। अब मैं ज़्यादा खर्चा करूँगा, उनको और पैसा आएगा तो वो और प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे सर्कल चलता रहेगा। तो इसी हिसाब से 3 मेथड की बात की गई है। सबसे पहले बात की गई है बच्चों नेशनल इनकम निकालने का, ये मेथड है आउटपुट, 1 मिनट, ये इसको ये कर लेना, ठीक है। आउटपुट प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एड इन्वेंट्री मेथड। इसके अंदर क्या सिंपल सा लॉजिक है, ये बोलता है कि हाँ भाई आप टोटल वैल्यू जो निकाली गई है ना उन सबको प्लस कर लो तो अब आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। मतलब कि समझ लो ए ने 100 रुपये निकाले, 100 रुपये का किया, बी ने 200 का किया, सी ने 400 का किया, डी ने 500 का किया, इन सबको प्लस किया, 5 4 9 2 11 1 1200 रुपये हमारी ये बन गया GDP, नेशनल इनकम हो गई हमारी, ठीक है। सबको प्लस कर देना कि हाँ भाई कंट्रीब्यूशन करना, हमने कंट्रीब्यूशन प्लस किया ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सब कुछ प्लस किया, उसमें से इंटरमीडिएट परचेजेस माइनस करके हमने निकाल दिया। अब देखो क्या है, हमको पता हमारे इंडिया के अंदर 3 किस्म की इंडस्ट्रीज है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शरी। सबसे पहले हमने इनका क्लासिफिकेशन किया कि ये सब इंडस्ट्रीज हैं, कि इन्होंने कितना किया, इन्होंने कितना किया, इन्होंने कितना, ये सब निकाल लिया, ठीक है।
अब जो इन्होंने प्रोड्यूस किया फाइनल प्रोडक्ट निकाला, अब ये ना हो कि हाँ भाई देखो ब्रेड की, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी वाले ने वुड यूज़ की, वुड निकाली, ये लकड़ी इसने मैन्युफैक्चरिंग वालों को दी, इसने फर्नीचर बनाया, इसने इससे टेबल बनाया, इससे इसने बेड बनाया, इससे इसने समझ लो कोई वो बनाया, क्या नाम है उसका, अलमारी बनाई, अलमीरा बना दिया, ये सब बना दिया, ठीक है। आगे इन्होंने इसको टर्शरी वाले को दिया, ये आगे सेल कर रहा है इसको। ये चीज़ याद रखनी है, हम लोगों ने फाइनल गुड्स को गिनना है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं गिन सकते हम लोग। इंटरमीडिएट मतलब देखो ये वुड जो है ये इसके यूटिलाइजेशन हुई है, ये इसकी यूटिलाइजेशन आगे हुई है। अगर यही वुड वो आगे कंजम्पशन के लिए किसी को बेच देता, जो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर पे लकड़ी को चाहिए, मैं लकड़ी खरीद के लाया, लकड़ी को मैंने आग लगाई, मैं आग सेक रहा हूँ, उस पर लगा दिया हुआ है मैंने, आगे नहीं गिनूंगा, वो फाइनल गुड है। इसी गुड को अगर मैं लकड़ी को किसी फर्नीचर वाले को दे रहा हूँ, फर्नीचर बनाने के लिए, सोफा बना भाई मेरे लिए, तो बेड बना, तो वो मेरी अभी तक फाइनल कंजम्पशन नहीं हुई है, वो मेरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई है कि वो अभी उसमें और वैल्यू ऐड कर रहा है। जब उसकी फाइनल वैल्यू, वर्ड इज फाइनल वैल्यू, हमको ये देखनी है, बीच वाली वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना, तो ये चीज याद रखना पहली बात, ठीक है। चलो, ये बोलता है कि जीडीपी एमपी, जिसको हम लोग GVAMP भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको निकालने का तरीका है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो हो गया रॉ मटेरियल दैट इज डोमेस्टिक परचेज पर इंपोर्टेड। मतलब कि मैं अपने चीज़ को, मैं रॉ मटेरियल को मंगाता हूँ, चाहे मैं डोमेस्टिकली मंगाऊँ, यहीं से खरीद लिया, या मैंने बाहर से मंगा के दिया, इंपोर्ट करके उसमें वैल्यू ऐड की है, उन सबको माइनस करना और वैल्यू फाइनल गुड निकालनी है, ठीक है। अब सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये तो हमको पता है। ये क्यों बता रहा हूँ बच्चों, देखो पेपर के अंदर ना क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। मैं देखो यार 12 से 15 क्वेश्चन आने हैं चैप्टर में से, 12 आसान पूछ लेंगे, 3 घुमा के, मैं नहीं चाहता वो 3 आप छोड़ दो, इससे अच्छा ये है समझ लो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, यही फॉर्मूला अकाउंट्स में भी है आपको यार। देखो सेल्स का पता हमको प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, या सेल्स का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये फॉर्मूला है। एस्टिमेशन कैसे किया, GVAMP माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडिड, ये तो हमको पता ना, ग्रॉस से नेट जाते हैं हम तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ये तो हमको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं लिखी मैंने, इसमें ये रखो जीडीपी को GVAMP बोल दिया हमने बस। नेट NVMP माइनस इंडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू NVFC, सिंपल, ये भी हमको बताया। MP से FC पे जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स करते हैं, वही लिखा हुआ बच्चों। तो नेशनल इनकम कैसे निकाली, ये देखो नेशनल इनकम ये निकाली, NVFC प्लस NFIA कर दी। मतलब कि सिंपल फॉर्मूला यही है कि मेरे को GDP या GVA को निकालने का तरीका ये है, देखो समझो, आओ हम मेरे को बोला है कि आप नेशनल इनकम निकालो, मतलब कि NNPFC निकालो, सिंपल है। NNPFC निकालना है मेरे को, ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे को समझ लो क्वेश्चन मेरे को पता है, सबसे पहली चीज़ है मेरे को GDP-MP मिल जाएगा, ठीक है। GDP-MP के अंदर अब देखो क्या क्या करना है, MP से FC जाना है बच्चों, ध्यान से देखते रहो, MP से FC जाना है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं माइनस करूंगा, पहली चीज़ कंफर्म है, MP से FC जा रहा हूँ, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गए। दूसरी चीज़ ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट जाना है। अब मेरे को जब भी ग्रॉस से नेट जाना होता है, मतलब कि मेरे को डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है। हाँ सर पता चलता है मेरे को, ये मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, मतलब मेरे को NFIA प्लस करना पड़ेगा, वही है। इसको 3 हिस्सों में तोड़ के लिखा, मैंने आपको एक हिस्से में करके बताया, लाइक डिजर्व करता हूँ, लाइक करो। इससे आसान तरीका और कौन बताएगा आपको कि नेशनल इनकम, अगर आपको GDP दिया हुआ है, GDP-MP दिया है, इसमें मैंने बोला आपको NFIA प्लस कर दो, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस कर दो आप डेप्रिसिएशन, आप नेशनल इनकम निकाल लोगे बच्चों। NNPFC आपका निकल जाएगा 2 मिनट में, सिंपल लॉजिक है यार। चलो भाई
यही चीज नहीं घुमा के लिखी है कि हाँ भाई इनकम मेथड को ऐसे निकालते हैं। इसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, देखो डेप्रिसिएशन माइनस की, फिर इंडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, फिर एनएफआईए निकाले, फिर जाके ये निकल गया, खत्म हो गया यार। चलो भाई, एक हो गया वैल्यू। दूसरा इसने बताया इनकम मेथड। इनकम मेथड के इसने बोला कि जो फैक्टर की इनकम्स हैं उन सबको प्लस करो, सम कर दो उन सबका। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं। इन सबको प्लस कर लो, आपका इनकम मेथड कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, अब इसको सर बताओ कैसे। बोलना बड़ा आसान है यार, लेकिन ना देखो ध्यान से देखो, पहली लाइन में यही लिखा हुआ है, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को इंक्लूड करना। इट इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट्स टू बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। ये भी याद रखना, चाहे मैं जिस मर्जी को, गूगल को पैसे दूं या मैं इधर के रख लो इंसान को दूं, वो अकाउंट करना है मेरे को। देखो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, क्वेश्चन निकालना, एनडीपीएफसी हमको दिया ना, इसमें आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो मिक्स्ड इनकम, सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है सर? कंपनसेशन मतलब कि सैलरी, वेज, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, बोनस। क्यों बता रहा हूँ ये 4 वर्ड? क्योंकि पेपर में मॉड्यूल में क्वेश्चन बने हैं, आपको इन चारों को दिया हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा। आप इनको, ये चारों आपको दिख गया, आपको समझ आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये है। कभी कभी ये हो सकता है आपको वेजी सैलरी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अलग से दिखाओ और कंपनसेशन अलग से लिखाओ, आप इसको कंसीडर करोगे, इसको नहीं करोगे, एक एक वैल्यू को। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये नहीं दिया, आप इन सबको प्लस कर लो, आपको ये निकल जाएगा। ये भी पूछ सकता है कोई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल के दो 1 नंबर के लिए, तभी लिखा है भाई। चलो, उसके बाद इसने बोला ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। रेंट पता है क्या होता है, इंटरेस्ट पता है, प्रॉफिट, रॉयल्टी पता है क्या होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अब टीवी पे समझ लो गाने चलते हैं ना, हनी सिंह के पुराने गाने इधर इधर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, उनकी वैल्यू जो है, अब ये देखो, अब ये पैसे कैसे कमाते हैं, इनके गाने जो चलते रहते हैं ना, उसकी रॉयल्टी, उसके थोड़े पैसे इनको मिलते रहते हैं कि हाँ भाई आप रखो हमारी तरफ से, हम आपका गाना यूज़ कर रहे हैं, आप रॉयल्टी रखो हमारी तरफ से, तभी। उसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कंबाइंड फैक्टर पेमेंट इनकम विच आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, देखो आपने पैसे, आपका एक बिजनेस है, ठीक है, और आप वर्किंग भी हो। अब इसके बीच आपको नहीं पता, आपको आया समझ लो 30,000 रुपये आपको पड़े मिले, आपको ये नहीं पता कि सैलरी से इतने आए हैं या बिजनेस से आए हैं, बस आपको आ गए हैं। तो हमको अब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि हाँ भाई ये कैसे आए हैं मेरे को, कि या ये मेरे को प्रॉफिट हुआ है, या मेरे को रेंट आया है, या मेरे को ये, मैं इसको भी इसमें भी गिन सकता हूँ, इसको मैं इसमें भी गिन सकता हूँ। तो ये वो बात अगर मिक्स्ड इनकम है, तो ये याद रखना हमने। देखो नेशनल इनकम का मतलब है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। हमको तो देखो एनडीपीएफसी हमसे निकल गया, मैंने एमडीपीएफसी तो निकाल दिया भाई, ये तो हमको निकालना आ गया, एनडीपीएफसी हमारा निकल गया, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने बोल दिया आपको ये सब चीज़ें ऐड कर लो, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड, इसको मैं बोलता हूँ MISE, माइस, इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये निकल गया। NNPFC जाना इधर से, NNPFC जाना इधर से, कैसे जाऊँगा सर? देखा मैंने, ये दोनों से कुछ, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल जाना सर, पर सिंपल है, प्लस NFI कर दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा सर। एक वर्ड की गेम है सारी। जैसे आपको पता चल गया ना कि हाँ यार ये 2 वर्ड चेंज करने थे, NFI का काम आ गया, प्लस कर दे, खत्म हो गया, आंसर आ गया। बच्चे सोचते रहेंगे यार ओ यार, इतना नहीं करना, जल्दी जल्दी समझ लो। चलो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू सब देखो इसमें। ओनली इनकम्स अर्न बाय ओनर्स ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। मतलब कि ट्रांसफर इनकम नहीं इंक्लूड करनी है, फैक्टर इनकम इंक्लूड करनी है, पहली चीज। दूसरी, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ लोन्स, ये वगैरह सब कुछ, ये कंसिडर नहीं करना, एक्सक्लूड करना। कभी कभी आपको ये दिया होगा कि जो प्रॉफिट है, इसका जो ऑपरेटिंग सरप्लस में जो प्रॉफिट लिखा है, इसको निकालने का तरीका अलग से होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स। ये चीज़ को प्लस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। देखो ना, अब आपको कंपनी को प्रॉफिट हुआ, क्या कर सकते हो, या आप डिविडेंड दे दोगे, थोड़ी आप क्या कर लोगे, रिटेन कर लोगे अपने पास,
यही कर सकते हो ना। ऑब्वियसली अगर आपको दिया नहीं है, प्रॉफिट भी पता है आपको बताया इन्होंने कि हाँ भी डिविडेंड आपने इतना दिया शेयर होल्डर को, इतना आपके पास बचा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कितना प्रॉफिट हुआ होगा मेरे को प्लस करके। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझना भी। चलो भाई आगे। कैपिटल गेन्स, विनफॉल प्रॉफिट्स, ट्रांसफर इनकम, इनकम सेकेंड हैंड गुड्स वगैरह को इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग, ये याद रख लेना मेरी बात। इन सबको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, आप बोलोगे नो सर। विंडफॉल प्रॉफिट्स को इंक्लूड करते हैं, आप बोलोगे नो सर। कैपिटल गेन्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। कैपिटल गेन मतलब कि कोई एसेट बेचा आपने, उसकी वजह से समझ लो आपने कोई लैंड बेचा, 50 लाख का खरीदा था आपने, 55 लाख का बेचा, वो आप इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। नो सर, नहीं करते हैं। ठीक है, कमीशन अगर आप देते हो, ब्रोकर टीवी लगाने के लिए आपने कमीशन दी, किसी को कमीशन देते हो आप काम करने के लिए, जैसे ब्रोकर्स लेते हैं, इन सबके पैसे इंक्लूड होते हैं, ये नेशनल इनकम अकाउंट होते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स के लिए यही इनकम है इसलिए। ठीक है, तो तीसरा मेथड की बात की एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि इसने बोला कि आप अपना फाइनल खर्चा इंक्लूड कर लो सर। पहले ने बोला आउटपुट की वैल्यू करो सर, दूसरे ने बोला सर इनकम को इंक्लूड कर लो सर नेशनल इनकम के लिए, तीसरा बोलता भाई खर्चे को इंक्लूड कर लो, निकाल लो आंसर। कैसे? एक्सपेंडिचर बोलता है एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर निकालो, मतलब कि जीडीपी एमपी हो जाएगा आपका फाइनल एक्सपेंडिचर निकालना। बेसिक चीज़ ये है, जीडीपी एमपी अगर आपको क्वेश्चन में दिखा है ना, आप कुछ भी निकाल सकते हो जीडीपी एमपी से। एक चीज़ गिवन होनी चाहिए आपको क्वेश्चन में, एक चीज़। अगर आपको मैं बोलता हूँ NDPFC दिया हुआ और आपको बोलता हूँ नेशनल इनकम निकालना है, NNPFC निकालना है, आपको दिखता है कि सब कुछ सेम है, एक चीज़ का फर्क तो NFIA प्लस कर लेते हो। इसी जगह मैं बोलता हूं आपको कि भाई आपको दिया हुआ है GDPMP दिया है, आपको बोला गया है NNPFC निकाल दो सर, कैसे निकालोगे? MP से FC जाना है, मैं नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा, मुझे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आना है, माइनस करूंगा। मुझे दिखा ग्रॉस से नेट पे आना है सर, मैं डेप्रिसिएशन ही माइनस कर दूंगा सर। मैं बोलता हूँ 10 लाख की वैल्यू थी मेरी गाड़ी की, उसमें से मेरे को अब नेट पे जाना तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। और मैं देखता हूँ डोमेस्टिक से मैंने नेशनल आना है तो मैं NFIA प्लस कर दूंगा। भाई बिठा लो दिमाग में इस चीज़ को, जिधर कुछ भी वैल्यू आप निकाल सकते हो इसको, कोई वैल्यू भी गिवन हो। जीडीपी एमपी निकालने के वैल्यू आपको बता रहा हूँ मैं। जीडीपी निकालने के 3 तरीके, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मेथड आपको मैंने बताया, एक आउटपुट मेथड से बताया कैसे निकालते हैं। इनकम मेथड से आपको बता दिया मैंने, COE को ऐड करो आप, ठीक है, इन सबको ऐड करके आप निकाल सकते हो। या आपको मैंने बोला आउटपुट के अंदर सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप कर लो, फिर निकाल सकते हो। अब एक्सपेंडिचर से आपको जीडीपी एमपी निकालना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अब हम आगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं ना, एक्सपेंडिचर क्या, अब गवर्नमेंट प्राइवेट का एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, वो करेंगे जितना उन्होंने सामान लिया है, जितना उन्होंने प्राइस दिया है, उतनी क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो। प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब कि समझ लो मैं चावल लेता हूँ, चावल में लेता हूँ 50 रुपये किलो के हिसाब से, मैं 10 किलो ले लेता हूँ तो 500 रुपये में खर्च। ऐसे मैं प्राइवेट कंजम्पशन निकाल सकता हूँ, कितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कितना मेरा खर्चा हो रहा है, उस हिसाब से देख लेता हूँ मैं प्राइवेट इंडिविजुअल का। गवर्नमेंट का क्या होगा, देखो गवर्नमेंट का क्या हो गया, गवर्नमेंट के ऊपर हम कैसे निकालेंगे कि गवर्नमेंट देखो डिफेंस में खर्चा कितना करता है, हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा कर रहा है, उन सबको ऐड कर लेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट कितना फाइनल कंजम्पशन कितना कर रहा है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना कर रही है गवर्नमेंट, उसको प्लस कर लेंगे इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर के अंदर। उसके साथ हम ये देख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी की है, मतलब कि उन्होंने कितनी बिल्डिंग बना के दी है हमको, कितना उन्होंने हम लोगों को कोई इक्विपमेंट लेने में, मशीनरी लेने में कितना हेल्प किया, वो सब देख लेंगे। अब इसको निकालने का तरीका देखो, चालाकी क्या खेल सकते हैं आप सर एग्जाम के अंदर, बेसिक चालाकी एक बहुत है, ठीक है ना। यहाँ आपको सीधे ये दे देंगे लिख के, आप प्लस कर लोगे भाई। कभी कभी क्या लिखते हैं वो लोग, नेट लिख देते हैं। अब आपको तो इतना पता चल गया है यार कि ग्रॉस और नेट की जब बात की जाती है तब आपको पता है डेप्रिसिएशन का गेम होती है। इतना मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ। अब इसी के अंदर मैंने आपको ये चीज़ लिखी हुई है, देखो कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन प्लस कर ली मैंने, तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी मेरी, कितना मैंने खर्चा किया। ग्रॉस को निकालने के लिए ग्रॉस में प्लस करूंगा चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। ऑब्वियसली बात है, मैंने ग्रॉस के अंदर ये सब प्लस किया, ग्रॉस दिया, ये सब प्लस किया, मैं नेट पे पहुंच जाऊंगा।
ग्रॉस के अंदर मैं चेंज इन स्टॉक मतलब कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक करूं और नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल करूं तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी मेरी। टोटल इन्वेस्टमेंट भी खर्चा है ना, कितना सरकार ने इन्वेस्ट किया है, वो कैसे निकालना है हमको, ये सब कुछ देख के निकालना है। अगर नेट फिक्स फैक्टर प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक करूं तो इन्वेस्टमेंट, ये देखो अलग अलग लिख दिया, इसको अगर मैं इसमें ऐड कर देता नेट एक्विजिशन तब भी हो जाता। नेट एक्विजिशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि हाँ भाई एक्सपेंडिचर ऑन ज्वेलरी लेने में, वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग ली मैंने, कोई ज्वेलरी ली, डायमंड लिया, उसके ऊपर मेरा कितना पैसा लगा, वो भी चीज़ काउंट करूंगा मैं, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल। और लास्ट चीज़ है कि मैं नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एम को इम्पोर्ट लिखते हैं, एक्स को एक्सपोर्ट लिखते हैं, इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात, एक देश का हो सकता है ज़्यादा इंपोर्ट मंगाया तो वो नेगेटिव में चल जाएगा, ये भी लॉजिक याद रख लो एक। चलो भाई आगे, अब कैसे निकलेगा सर, देखो कैसे नेशनल इनकम निकालूंगा मैं, NNPFC कैसे निकालूंगा। हमको पता है GDP MP का फॉर्मूला इसके अंदर ऐसा होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये प्राइवेट, C मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन, G मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये है प्राइवेट का एक्सपेंडिचर, ये है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला आपको मैं तब से बता रहा हूँ, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाला, ये वाले फॉर्मूलाज, NX ये हो गया, NX नेट एक्सपोर्ट्स, NX इसका भी निकालने का तरीका बता दिया। चलो भाई फॉर्मूला आ गया ये C प्लस आई, बस सारे एक्सपेंडिचर ऐड किए मैंने, ये सारे एक्सपेंडिचर मेरे ऐड हो गए, ये आ गया मेरा ये, यहाँ तक तो पता हमको। अब मेरे को बोला गया है कि हाँ भाई मेरे को NNPFC निकालना है, C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M मैंने कर लिया, GDP आ गया। अब मैं GDP, चलो भाई अब मैं GDP MP में NNPFC पे जाना है, क्या करूँगा मैं, MP से FC जाना है सर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर लो, ग्रॉस से नेट पे जाना है सर, डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है सर, नेशनल इनकम NFIA प्लस कर लो, सर आपका आंसर आ जाएगा, ये निकल गया होगा। 3 स्टेप लिखे हैं, इसको एक ही स्टेप में करके दे रहा हूँ, सिंपल, वेरी सिंपल। ये पता होना चाहिए प्लस माइनस कब हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करना है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन से खेलना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम लोग को NFIA से खेलना है, MP से FC जाने के लिए हमें इंडायरेक्ट टैक्सेस के साथ पता चलेगा हमको क्या करना है, ठीक है। और इनकम मेथड को मोस्टली यूटिलाइज करते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। चलो भाई अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो भाई वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है, सबसे पहले मेथड से ये चीज़ हमको दी हुई है, सेल्स दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमको सब कुछ दिया हुआ। हमको फॉर्मूला याद था कि GDP क्या करते हैं हम लोग, हमको फॉर्मूला उन्होंने बताया हुआ था। हम लोगों को सबसे पहले निकालना है GDP MP, या बोलेंगे GVA MP निकालना है। उसका फॉर्मूला हमको बताया था सर आपने, क्या था कि हमको सेल्स में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देनी है। क्या क्या दिया हुआ इधर, सेल दी हुई है सर, हमको दी हुई है, हमको देख रहा है कि हाँ भाई सर और क्या क्या दिया हुआ हमको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी हुई है सर 350 की, लेकिन सर हमको एक और चीज़ दी गई है सर कि हम लोगों को चेंज इन स्टॉक भी गिवन है पेपर के अंदर, क्वेश्चन में हमें चेंज इन स्टॉक भी दिया गया है। हमको इन चीज़ों को, ये अवॉइड तो नहीं कर सकते भाई सब कुछ को। इसी को निकालने का तरीका क्या दिया हुआ देखो, इसको लाइन को भी छोड़ दो आप, इसका कोई लेना देना नहीं हमको मतलब किस चीज़ से है, हम लोगों को नेशनल इनकम निकाली है, हम लोगों को NNPFC निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था सर, GDP MP, ठीक, इसमें से नेट इंटरेक्ट टैक्स माइनस, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस, इसमें प्लस करना है NFIA। हमको पहले ये निकालना है, इसका फॉर्मूला हमको पता है सर, आउटपुट की वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट की वैल्यू निकालने का सर हमको फॉर्मूला आपने बताया था, क्या था वैल्यू उसका निकालने का, सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक। सर सेल्स हमको दिए सर 700, चेंज इन स्टॉक हो गया ये, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है हमारा, क्लोजिंग में से ओपनिंग किया, मतलब कि यहां पर हमने प्लस किया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है ना,
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। 700 में हमको दिखा सर 400 का क्लोजिंग स्टॉक था, 500 का ओपनिंग स्टॉक था, मतलब 100 रुपये जो था हमारा ये माइनस में आएगा। तो हमारा सेल सर जो हमारी आ रही है वो 600 की है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये आ रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 600 आ रहा है। अब सर हमको 600 में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करनी तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। 600 में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 350 दी हुई है, ऑब्वियसली बात है मेरा ये हो जाएगा 250। यहाँ तक तो सर बहुत इजी है सर, ये तो मेरे को सर आता है, ये हमको मिल गया सर 350। आगे बताओ सर क्या करें हम। 350 तो सर हमारा निकल गया। ये सब आपको ऊपर बताए हैं मैंने, ये देख लो यार, ये मत बोलना मैं नए फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है चेंज इन स्टॉक, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तोड़ के भी दे सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप इसमें से इन आपको ये 3 वैल्यू दी हुई है, बता दो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। एक नंबर, ये आपको 3 चीजें पूछ लेगा, 3 चीजों का 3 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, कुछ पता नहीं चलता भाई, 3 नंबर बन जाएंगे, 3 नंबर छूट जाएंगे। इस चीज को ध्यान से देखो, जीडीपी एमपी मतलब कि जीवीए हमको मिल आके दे दिया हम लोगों को, जीवीए हमने 250 निकाला था, ये निकालना सर एनएनपी एफसी निकालना है, वो चीज निकाल के दो। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि ये है, इन दोनों को माइनस, मतलब कि 110 और 50, इन दोनों को माइनस किया कितना आया सर 60 रुपीज़ आया, ये माइनस कर दिए 60। हमको सर डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है सर, डेप्रिसिएशन गिवन है सर, हाँ सर गिवन 150 माइनस कर ली सर। हमको सर नेट ये भी दिया हुआ प्लस 30 कर लिया सर, क्या आंसर आ गया सर हमारा 250, 280 में से गया हमारा 270 रुपये, 70 आ गया हमारा एंड नेशनल इनकम। खत्म। मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ भाई इसका कैसे करना है, डरना नहीं भाई ये क्या दे दिया है क्या नहीं दिया है। इसी जगह मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो, एनएनपीएफसी पूछे एक्सपेंडिचर मेथड से, सब कुछ बताया हुआ। हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमको फॉर्मूला पता था। हाँ सर हमको पता था। अब देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10 रुपये दिया हुआ है, 10, इंपोर्ट अभी नहीं है, फाइनल पब्लिक का गवर्नमेंट का दिया हुआ 5 रुपये सर, 5 सर। ये दिया हुआ है, ये देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 350 की सर, ठीक है सर 350 सर। हम लोग को और क्या दिया हुआ है, हम लोगों को सर चेंज इन स्टॉक वैल्यूएबल्स भी दिया हुआ है सर हम लोगों को, हमको ये चीज़ें भी गिवन है सर। वाओ, तो मतलब 30 और 10, ये मतलब कि प्लस 30 प्लस 10 भी दिया हुआ है सर, हमको ये सब चीज़ें तो दी हुई हैं सर। और क्या दिया हुआ है सर हम लोगों को, और हमको और क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्या हुआ देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को नेट एक्सपोर्ट निकाल। अब देखो यहाँ पर नेट इंपोर्ट लिखा है 20 रुपीज़ का, मतलब कि हमारा माइनस में चल रहा है सर, तो इसका मतलब क्या है 20 रुपीज़ का माइनस हो गया। जो भी अब ये आया मुझे अब इसका करना पड़ेगा 350, 380, 390, 370, 370 और ये 385 आ जाएगा सर मेरा जीडीपी एमपी खर्चे के हिसाब से एक्सपेंडिचर मेथड में। अब सर सिंपल सी चीज़ है, 385 मेरे पास आ गया, मुझे नेशनल इनकम निकाले। नेशनल इनकम निकालने का तरीका तो सर मुझे पता है, आपने बोला था जीडीपी एमपी में से आपने क्या क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने माइनस करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ दिए हैं, देखो सब्सिडी दी है यहाँ पर सिर्फ सब्सिडी दी गई है यार, और तो कुछ दिया नहीं गया हमको। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और कोई दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ सर हम लोगों को, डेप्रिसिएशन दी हुई सर, डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया हम लोगों ने सर, -30 आ गया। ठीक है, हम लोगों को सर ये दिया हुआ है, इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ है NFIA की जगह, पेड टू अब्रॉड इतनी है सर, इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो दी नहीं है सर इन्होंने, पे टू अब्रॉड दी है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आई नहीं है, तो ऑब्वियसली सर हमारा ये आंसर जो आ जाएगा NFIA हमारा माइनस में आएगा, तो ऑब्वियस 2 है ना, तो 2 का मतलब है -20 आ गया सर। ठीक है, उसके साथ हमको सब्सिडीज़ का दिया हुआ था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने तो ये हमारा प्लस में था, तो ये लेकिन माइनस में दिया हुआ, तो ऑब्वियसली माइनस ही लगेगा, ये तो बेसिक मैथ है। तो ऑब्वियसली बात है लास्ट वाली चार्ज आ गई नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो आ गया आपका 100 का, तो आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस ऑब्वियसली बात है 385, इसका आ जाएगा -30 -20
प्लस 100, ये ब्रैकेट इसकी वजह से चेंज हुआ भाई, 485 में से 50 गया 435, मैथ की वजह से आंसर मत गलत करना, बेसिक मैथ है भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया तभी, वेरी गुड। चलो भाई यहाँ तक तो सर हम समझ गए। अब आ जाओ हम लोग, ये मेथड हमको समझ आ गया, अब हम आ जाएंगे प्राइवेट पर कैपिटा इनकम वगैरह निकालना सीख लेंगे, जल्दी जल्दी निकालते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है सर हमारा, पर कैपिटा इनकम होता है हमारा सर नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला है। लेकिन अब देखो बेसिक फॉर्मूला ये है, लेकिन मॉड्यूल में ना एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखो इट इज ऑल्सो, देखो ये भी फॉर्मूला है, जीडीपी पर कैपिटा इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन, ये भी एक फॉर्मूला है। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग कंट्रीज जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन बाय टोटल पॉपुलेशन, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। इट्स सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डोमेस्टिक इनकम में भी कैरेक्टराइज्ड इनटू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर। समझो समझो, इसको निकालने का तरीका तो मैंने बता दिया, मॉड्यूल में देख लेना, दो तरीके के फॉर्मूले, दोनों सही है, लेकिन मॉड्यूल के हिसाब से ये आंसर ज़्यादा सही रहेगा, ये वाला। जीडीपी को कैसे डिवाइड किया, जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इसको हिसाब से किया हुआ, तो हमको उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। अब देखो डोमेस्टिक इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इनकम जो पब्लिक सेक्टर की, एक इनकम है जो प्राइवेट सेक्टर की है, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर की जो इनकम है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेविंग, ये दोनों आती है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर की इनकम। डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर की क्या है इनकम, इन सबको माइनस करेंगे एनडीपीएफसी में से, तो वो प्राइवेट सेक्टर का बच जाएगा। एनडीपीएफसी में से आप गवर्नमेंट वाले खर्चे निकाल दो, आपका प्राइवेट सेक्टर की इनकम बन जाएगी, सिंपल लॉजिक है। बड़ा रेयर है पूछेंगे, लेकिन पूछ भी सकते हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो इसका मतलब सब प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया आपको कि इट इज अ मेजर ऑफ टोटल इनकम फैक्टर ट्रांस विच एक्योर्स टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि सर आप सिंपल सी बोल रहे हो, प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला है नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट वाला हमने सब कुछ निकाल दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। नेशनल पब्लिक डेट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, ये दोनों ऐड, ये तीनों चीजें ऐड कर दी, प्राइवेट इनकम आ गई। या फिर प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम एनएफआईए प्लस नेशनल इनकम डेट प्लस ये दो तरीके हैं प्राइवेट इनकम निकालने के लिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग पर्सनल इनकम के ऊपर बच्चों, पर्सनल इनकम क्या है मेरी, इज द इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, एनपीआईज मतलब कि हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह भी इंक्लूड होंगे। मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम मतलब ट्रांसफर पेमेंट, सोशल, ये सब जो चीज़ें आएंगी ये सबको इंक्लूड, विच दे डू नॉट एक्चुअली रिसीव, ये सब इंक्लूड करके पर्सनल इनकम बनती है हमारी। एक बंदे की पर्सनल इनकम बताओ। पर्सनल इनकम के अंदर हम एक चीज़ एक्सक्लूड करेंगे, वो है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स को, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये सब एक्सक्लूड करना ज़रूरी है हम लोगों को एमसीक्यू के हिसाब से। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड माइनस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब कि माइनस नेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमको ये पैसे नहीं मिले, ठीक है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स पेड बाय हाउस होल्ड, ये भी नहीं आएगा, ना कॉर्पोरेट टैक्स आएंगे, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स आएंगी। ट्रांसफर पेमेंट ऐड होती हैं पर्सनल इनकम में, बाकी सब नहीं होता, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम हो गई आपकी, जो टोटल इनकम जो आपके हाथ में आई है आफ्टर टैक्सेस माइनस टैक्स, ये सब आके आपकी डिस्पोज, मतलब कि आपके हाथ में टोटल कितने पैसे आए हैं वो आपको बात आएगी, ठीक है। वो होगी डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, जो ये प्राइवेट इनकम हुई है, पर्सनल इनकम हुई है, इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दो, और उसके साथ साथ ये वाली फीस पेनल्टी जो बाकी हमें पैसे नहीं है वो भी माइनस कर दो, फिर आपकी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी, जो आप खर्चा करने के लिए इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है सर, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वही चीज है, इसका है क्या कि नेट नेशनल इनकम प्लस अदर नॉन करंट ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका पेपर में इतना रोल नहीं आएगा जितना इसी इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके से एमसीक्यू बहुत रेयर है, 99.9% बोलते तो नहीं आएगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ मैंने बताई है, ग्रॉस अगर आपको दिया होगा जीएनआईडी, गंदी चीज़ दी है आपको, जीएनआईडी दी है, तो आप इसमें सीएफसी डेप्रिसिएशन ऐड कर लो बस, ये तो आपको पता ही है भाई। अगर आपको ग्रॉस दिया हुआ है तो आप नेट प्लस डेप्रिसिएशन करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा ग्रॉस वाला, ये चीज़ है, ग्रॉस नेट वाला तो चीज़ तो सेम रहेगी, ठीक है। चलो भाई, मतलब कि
नेट नेशनल इनकम प्लस नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम, कहाँ से कितना टैक्स है, नेट सोशल कंट्रीब्यूशन बेनिफिट्स कितने मिले हैं आपको अब्रॉड से, वो सबको इस चीज़ को गिन के करना है हमने। चलो भाई, अब तरीका हमने निकालना सीखा था, अब उसके हिसाब से एक क्वेश्चन आपको ये भी करवा के जाते हैं, ठीक है। देखो आपको पीछे बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं यार मॉड्यूल में, ठीक है, वो सब प्रैक्टिस करो। मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ना बेसिक जो क्वेश्चन है ना वो आपको निकल जाए। मॉड्यूल में से प्रैक्टिस करोगे तभी फायदा, नहीं तो फायदा कोई नहीं है। ऐसे दिमाग में भी डला है ना, ये दिमाग से अभी निकल जाएगा। एमसीक्यू में भी लाऊंगा लेकिन ये निकल जाएगा दिमाग से, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ आप इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। चलो अब इसमें हमको बोला हुआ सर ये सब चीज़ें निकालनी है। सर ये तो बहुत लंबा दे दिया यार इन्होंने, NNPFC, NNPMP, GNPMP, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 को MCQ निकले इसमें 4। चलो भाई आ जाओ, देखो अब क्या क्या बोला इन्होंने निकाल। अब देखो क्या क्या बोला, पहले इन्होंने बोला जीडीपी, अब ऑब्वियसली जीडीपी एमपी तो निकाल। जीडीपी एमपी के अंदर हमको इसके अंदर क्या क्या दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओहो सर ये तो ये वाला बड़ा इजी वाला मेथड दे दिया इन्होंने। अब जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, हमको पता कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में दिया होगा देखो 1000 रुपये। माइस ये भी दिया हुआ सर 1100 रुपये। सर ऑपरेटिंग सरप्लस सर 2000। सर ये तो इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, तो रह क्या गया सर। अब देखो रेंट भी दिया है इन्होंने सर, प्रॉफिट भी अलग से दिया सर। ओहो सर अब क्या करें सर, अब तो हम फंस गए। अब हम किसको लें सर, रेंट को ले, प्रॉफिट। सर अब हम इसको लेंगे, सर हम इसको लेंगे, नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेना हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जीडीपी एमपी निकालेंगे अपना। जीडीपी एमपी हमारा क्या निकल रहा है, 2000, 3100, 4100। एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, 4100 ये आ गया, ये ठीक है। जीडीपी एमपी निकाल दिया सर हमने, हमारे ये पता चल गया। इन्होंने बोला सर जीएनपी एमपी भी निकाल दो। अब हमको जीडीपी एमपी दिया हुआ, जीएनपी एमपी निकालना है। जीडीपी एमपी, अच्छा सर क्या बदला सर इसमें, डोमेस्टिक टू नेशनल सर, सिर्फ इतनी सी चीज़ बनी सर, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो इसमें हम लोग NFIA प्लस कर देते हैं, तो इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4050। जीएनपी एमपी निकल गया सर, वेरी इजी सर, बहुत आसान है सर। इन्होंने बोल दिया सर इसके बाद हमको अब NNPMP भी निकाल दो। ओहो मतलब कि ये कह रहे हैं NNPMP भी निकाल के दो। अच्छा भाई निकाल देंगे, 2 मिनट का काम है। GNPNP हमको दिया हुआ है कितना, हमारा 4050, ठीक है। हमको निकालने के लिए बोला है NNPMP। MPMP सेम है, ग्रॉस और नेट का। सर ग्रॉस और नेट का क्या रिलेशन है सर, डेप्रिशिएशन का सर रिलेशन था सर। ओहो डेप्रिशिएशन का रिलेशन है भाई, निकाल लो। डेप्रिशिएशन क्या होगी, प्लस होगी माइनस होगी। हाँ सर इसके अंदर हम ग्रॉस से नेट जा रहे हैं। अब ग्रॉस में अगर हम लोग नेट वैल्यू निकालनी है, मतलब ग्रॉस में से अगर हम नेट माइनस कर देंगे तो डेप्रिशिएशन आ जाएगी सर। सिंपल सर, डेप्रिशिएशन कहाँ दी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कहीं तो लिखा होगा, 400 दी हुई है सर, निकाल लिया सर, बड़ा इजी है। NNPFC निकाल दो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, NNPFC है, MP to FC जाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दिए हुए हैं हम लोगों को 450, ठीक है। 450 कर दिया हम लोगों ने, तो हमारा आंसर 3650 प्लस 4050 मतलब प्लस 450, नेशनल इनकम आ जाएगी हमारी 4050। आंसर आ गया सर, खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया 4050। ये जो आंसर इन्होंने मॉड्यूल में दिया हुआ, इतना लंबा फंसा के आपको दिया हुआ ना, मैंने आपको तोड़ तोड़ के कराया। इन्होंने पहले मैंने जीडीपी एमपी निकाला है, ठीक है, कुछ मैंने इसमें और कोई ऐड शैड नहीं किया, एंड में आंसर आपको नेशनल इनकम निकाल के दिया, ये सब निकाल के दिए क्या करके, वो आ गया आपका, ये कुछ और नहीं किया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क करो और मॉड्यूल के क्वेश्चन आप लिखो। अगर कोई डाउट आता है मेरे को ना एक कमेंट कर दो, आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये यहाँ तक आया। अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक चीज़ देखते हैं, अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं भाई। इसमें नेशनल इनकम को जो कंसेप्ट था वो दिया था साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोर ने, ठीक है। इन्होंने बताया था कि ये नेशनल इनकम है सर। इन दोनों ने बताया था कि नेशनल इनकम निकालने का तरीका ये है, ये इस मेथड को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, MCQ इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कंसेप्ट किसने दिया था, साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोर ने, ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को निकालता है सर, ये निकालता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, जो MOS जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और स्टेट लेवल पे ये निकालता है स्टेट डायरेक्टरेट्स,
और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स निकालता है। जो स्टेट का निकालेगा वो अलग डिपार्टमेंट निकालता है, जो सेंटर का निकालता है वो CSO निकालता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सर नेशनल इनकम की? इंपॉर्टेंस भी एक बार देख ही लेते हैं सर। इंपॉर्टेंस ये हमको एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स देता है, ठीक है। दूसरा, बिजनेस को डिमांड फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। पेपर में आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ भाई इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस है, मार्क कर दो, इंपॉर्टेंस इनमें से कौन सी नहीं है मार्क कर दो, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। फ्यूचर डिमांड निकालने में हेल्प कर रहा है कि कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर नेशनल इनकम का बता रहा है कि हाँ भाई एक इकोनॉमी मतलब एक इंडस्ट्री ने कितना इसमें किया है, प्राइमरी इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी का कितना है, टर्शियरी का कितना है, बट ये नहीं बता पा रहा। लिमिटेशन ये थी कि टर्शियरी के अंदर कुछ नहीं, टर्शियरी लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, डॉक्टर ने कितना किया, वो नहीं बता रहा, बट ये बता रहा है टर्शियरी ने ओवरऑल इतना किया है, ये बता रहा है, ठीक है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बता रहा है हम लोगों को, नेशनल प्रोवाइड क्वांटिटेटिव बेसिस बता रहे हैं हम लोगों को क्या हमको करना चाहिए, कैसे हमें मॉडल्स चूज करने हैं, वो भी बता रहा है। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स थ्रो लाइट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी के बारे में बता रहा है हमको कि हाँ भाई प्राइमरी सेक्टर कम कर रहा है, सेकेंडरी कम कर रहा है या टर्शरी कम कर रहा है, ये भी हमको बता रहा है। इंटरनेशनल कंपैरिजन करने में हेल्प कर रहा है कि हमारे देश की जीडीपी बाकी देश की जीडीपी से कितनी अलग है, हमारे देश में कितनी पर कैपिटा इनकम है, हमारे देश में नेट डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, ये सब भी हमें बता रहा है। दूसरे देशों से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, नेशनल इनकम डाटा प्रोवाइड्स पॉलिसी मेकिंग, इन्फ्लेशन के लिए भी हेल्प कर रहा है हम लोगों को, ठीक है। ये आपको मिल गया पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ना केसियन थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग भी अच्छे से डिवाइड करके पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है, आई डोंट वांट कि आपको इकट्ठा इतना कुछ समझ, पहले आप पार्ट 1 करो, इसका मॉड्यूल का आराम से समझो, ये सब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। टिल देन वेडनेसडे, मंडे को तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आई गेस वेडनेसडे को आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, और वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को आपको मैं अगला चैप्टर जो आपका पब्लिक पॉलिसी वाला आएगा, फिजिकल पॉलिसी वाला, वो भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट संडे आई गेस, अगर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टुडे इज आई गेस आज 25 है, फर्स्ट तो आपको सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा ये वाला। फिर एंडिंग पेपर से 4-5 दिन पहले मैं MCQs भी ले आऊँगा आपके लिए, ताकि मैं 200-250 MCQ करवा लूँगा आपको आपका बेस बनाने के लिए। तब तक आप पढ़ते रहो, मॉड्यूल के क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। टिल देन अपना ध्यान रखो, पेपर पास आ गया, सीरियस हो जाओ भाई, अभी के टाइम पे पढ़ लो जो पढ़ना है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता, प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर कि इतना होता, पता है क्या डिफ़िकल्टी मैं मानता हूँ है, पेपर निकालना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे जो हैं दे नो द कंसेप्ट्स, MCQ भी बदले, नेशनल इनकम से बच्चे भागते हैं, तभी मैं इस चैप्टर को अच्छे से करवा रहा हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको जब आप ना अपनी तरफ से पॉजिटिविटी लिखते हो ना, हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।